अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन हज़रात, जुमेरात है आज और टेस्ट मैच का एक इंतहाई अहम रोज़ है जनाब। फवाद आलम कल के दिन के हीरो रहे। कल के जैसे हर टेस्ट मैच के हर दिन में हर सेशन में एक हीरो होता है, कल के हीरो पूरे दिन के सारे सेशंस के फवाद आलम रहे। डट के खड़े रहे जनाब। टेक्निक क्या होती है, फुटवर्क क्या होता है, उस बंदे को क्या कर, उसने सुकून से खेला। उसने कहा भाईजान आपने मेरे 10 साल ज़ाया किया, आई डोंट माइंड। मुझे तो जब मौका मिलेगा मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा। लेकिन शफात, हमारे इस हीरो ने ये बता दिया कि पिछले 10 साल इनको सिलेक्ट ना करके कौन कौन लोग विलन बन गए हैं। यार वाकई दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू। बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। शुएब भाई होंगे हमारे साथ इस पे। शुएब अख्तर, यू नो, 100 मील बैंक है, वो भाग करता है और वो किसी को लिफ्ट तो कराते नहीं, जो भाग करनी होती है डर के खुला मुंह पे कहते हैं। दूसरा जनाब, बसंत के हवाले से हमारे अहले पंजाब मुतवज्जे हो जाएं, आप इस साल इंशाल्लाह बसंत नहीं मनाएंगे। बिल्कुल, ये आपकी अपनी करतूतों की वजह से है। मतलब क्यों एक अच्छे भले खेल को आपने अपनी इज्जत और अना का मसला बना लिया। भाई अगर आपकी पतंग कटती है, गुड्डी कटती है, बो काटा की आवाजें गूंजती हैं, इट्स गुड फॉर यू। भाई गेम है, मजा आता है। अगली फिर आप उनकी पतंग काट दीजिएगा। पर नहीं जी, धाती दो डोर चाहिए, केमिकल वाली अगर गला कट जाए, साड़ी पतंग नहीं, साड़ी गुड्डी नहीं कटनी चाहिए बाबूजी। बड़ा अच्छा खेल था जी, बड़ा अच्छा खेल था, बड़ा याद आता है, बड़ा अच्छा त्यौहार होता था। कौमें अपने त्यौहार बढ़ाती हैं, बिल्कुल, हम अपने त्यौहार घटा रहे हैं। लिटरली ऐसा लगता था जैसे कोई शादी का इवेंट है। बिल्कुल ऐसे सेलिब्रेट किया जाता था जैसे कोई मेहंदी का, लिटरली मेहंदी का इवेंट। एग्जैक्टली, पीले जोड़े स्पेसिफिकली रात में बड़े बहुत प्यारे का इवेंट था। रंग बिरंगी गुड्डियां दिन भर में और रात में पीला गुड्डा या सफेद रंग की पतंगे जब पतंग आसमान पे उड़ती थी तो क्या बात होती थी। लेकिन शुक्रिया जी आप लोगों का, तुसी बंद करा छड़िया त्यौहार साडा। चलें जी, इस पे भी जरा बात करेंगे, लेकिन और भी बहुत कुछ है। उस सब के लिए सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। जी तो बाखबर सवेरा के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी टेस्ट मैच के हवाले से, जिसमें पहले दिन अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स बॉलर्स जो थे उनकी कारकर्दगी नुमाया रही, लेकिन दूसरे दिन जो एक नाम था वो था फवाद आलम का। जी जनाब, रूल कर गए। मतलब उस बंदे ने जो 50 जब किए तो सेलिब्रेट नहीं किया, बिल्कुल हल्का सा एक पवेलियन में वेव कर दिया, जैसे वो होता है ना, वो लगे कैमरा हाथ हिला दे, बिल्कुल उस तरह से हल्का सा वेव किया, क्योंकि ही वाज हेड डाउन एंड ही वाज फोकसिंग ऑन हिज सेंचुरी। शतक जोड़ना चाहते थे जनाब, और शतक जोड़ा उन्होंने, सेंचुरी बनाई उन्होंने और बनाई छक्के के साथ। एक छक्का मार के इन्होंने अपने 100 रन पूरे किए। बिल्कुल शफात, और ये मुझे जो उन्होंने एंड में सिक्सर लगाया ना, ये सिक्सर मुझे लगा है उनका तमाचा फुल टाइम। हाय हाय उन तमाम तर लोगों के मुंह पर जिन्होंने इतने बेहतरीन प्लेयर को 10 साल ग्राउंड से दूर रखा, वो परफॉर्म नहीं कर सका। बट लेकिन शफात, जब फवाद आलम साहब से बात की गई कि भाई पिछले 10 साल आप परफॉर्म नहीं किए गए, क्या वजह थी, आपको सिलेक्ट नहीं किया गया, कौन जिम्मेदार हो सकता है जिन्होंने आपको मैदान तक आने नहीं दिया, तो ही वाज लाइक कि मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा और मेरा जो फोकस है वो अगली परफॉर्मेंसेस पे है। क्या कहना था फवाद आलम का, आपको सुनवाते हैं। जबरदस्त इनिंग थी, टीम को नीड थी, और क्योंकि जिस तरह का प्रेशर था, जिस तरह से मतलब 30-35 पे हमारे 4 आउट हुए थे कल, तो कोशिश यही था कि जितना लंबा कर सकते हैं और जितना लेके जा सकते हैं, जितना रन्स बोर्ड पे लगे रहे उतना अच्छा हो, क्योंकि अगली इनिंग भी आनी है, क्योंकि मैच अभी फुली ओपन है। पाकिस्तान की तरफ से 100 करना एक तो ये तो बड़ा ही बहुत बड़ी जबरदस्त फीलिंग होती है, ये आपकी ड्रीम होती है कि आप पाकिस्तान से जब खेलो तो आप सेंचुरीज बनाओ और ऐसी सिचुएशन में आके आप परफॉर्म करो जब आपकी टीम को नीड हो बहुत ज्यादा। सो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूं कम है उसका। मैंने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, कुछ नहीं, मैंने ये कहा कि मेरे नसीब में नहीं था इसलिए मुझे नहीं मिला। जो मिले उसको अवेल करो, चाहे वो आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे होते हो, क्योंकि हमारा ब्रेड एंड बटर यही है। और ये 10 साल को नहीं सोचता मैं कि ये जाया ये वो। शुएब अख्तर साहब ने जनाब तारीफों के पुल बांध दिए, और उन्होंने क्या कहा फवाद आलम की परफॉर्मेंस के बारे में सुनवाते हैं आपको। राइट बैक की एक ही बंदे ने, जिसने 10 साल का कर्ज उतारना था, फवाद आलम ने। फवाद आलम ने 10 साल चुप रहा, पेशेंट रहा और कुछ नहीं कहा, बैटिंग करता रहा। और लोग कहते हैं जी कि हमारे लिए हालात पैदा करो तो हम टीम में वापस आएंगे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। लॉट टू लर्न फ्रॉम फवाद आलम के अगर आप चुप रहें, मेहनत करते रहें, यही वो वक्त था कि जहां पे अल्लाह ने उसको चांस देना था। और उसकी जो पाबंदी लगी हुई थी, 10 साल की पाबंदी, उसने ख़त्म की। वो पाबंदी के बाद आया, पाबंदी समझ लेना। उस 10 साल का कौन जवाब देगा, कौन हिसाब देगा कि फवाद आलम को क्यों निकला है। और दूसरी जानिब रमीज राजा का अपने सोशल मीडिया चैनल पे कहना था कि फवाद आलम को 10 बरस तक बाहर रखा गया, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए इन 10 बरसों का बदला ले लिया।
को चोट लगी, 10 साल उनको जो बाहर किया क्रिकेट टीम से या टेस्ट क्रिकेट से दूर, सो उसका वो बदला उतार रहे हैं ऑपोजिशन पे, और ये बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कि एक बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने अंडर प्रेशर, टेक्निकल एतबार से और मेंटल एतबार से बहुत बड़ी इनिंग्स वो खेल गए हैं। जवाब हक साहब ने जनाब, जो कि साबिक चीफ सिलेक्टर हैं, उन्होंने तकरीबन 3 बरस पहले कहा था कि जी टीम में फवाद आलम से अच्छे परफॉर्मर मौजूद हैं, फवाद से बेहतर प्लेयर्स देखे हुए उन्होंने जो परफॉर्म करें, तो फवाद की शमूलियत की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने फवाद को कहा था कि आप मेहनत जारी रखें। तो मेरे ख्याल में फवाद ने बड़ा कान लगा के सुना है इंजमाम भाई का मशवरा, और वो आपको सुनवा इंजमाम साहब ने क्या कहा था। हमारे पास हमने कैंप में 25 लोगों को किया था, म्यार पे उतरने वाली बात नहीं है किसी की, क्योंकि जी दूसरे भी जो प्लेयर्स थे वो भी अच्छे थे, ठीक है, म्यार पे। और सिर्फ है ना, ये हमने जितने भी लोगों को बुलाया है, ये नहीं कि ये इसी सीरीज़ के लिए, इसके बाद हमारी काफ़ी टफ सीरीज है यूएई में, उसके लिए भी देख रहे हैं। तो किसी भी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि जी वो अब सेलेक्ट नहीं हुआ तो आगे भी उसका चांस नहीं है, तो हम सारों को देख रहे हैं। मेरी लड़कों से मैंने खुद भी बात की है, क्योंकि जी सारों को देख रहे हैं, कोई भी डिसार्ड होने की चीज़ नहीं है, आगे भी सारों को मौका मिल सकता है, क्योंकि जी वो अपनी जो मेहनत कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो ज़रूर करते रहें। भाई डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ये कहना था चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का। उन्होंने कहा आगे भी लोगों को मौका मिल सकता है, और फिर फवाद ने बता दिया कि चाहे आप 10 साल बाद मौका दें, आई वुड प्रूव माई सेल्फ, आई वुड प्रूव माई टैलेंट विच ही डिड यस्टरडे। और कल का जब कल के टेस्ट मैच का जब अख्ताम हुआ, तो फिर बता दें कि पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में अब तक कोई तकरीबन 8 विकेटों के नुकसान पर 308 रन बना चुकी है, और इससे पहले अजहर अली 51 रन, जबकि मोहम्मद रिजवान 33 के स्कोर पर आउट हुए थे। कल का जो पूरे मैच की सिचुएशन है, इस पर हम तबसरा लेंगे। आपको पता है तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात ये भी बड़ी बात सख्त करते हैं, लेकिन बात इनकी दिल से निकलती है। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। एंड अच्छा, भी तनवीर में थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, पर तनवीर से पूछना जरूर चाहेंगे, आई एम श्योर ही वुड हैव अ लॉट टू से अबाउट इट। ये एक अजीबोगरीब बात है, 27 पे 4 खिलाड़ी आउट, 308 पे 8 खिलाड़ी आउट, व्हाट अ कमबैक। कल नासिर हुसैन को मैं तबसरा सुन रहा था, ही वाज अमेजिंग, और उन्होंने वो खुद हैरान थे कि क्या कमबैक दिया पाकिस्तानी टीम ने। शफात, जितने कमेंटेटर्स थे वो मुसलसल पाकिस्तानी जो कमेंटेटर्स थे उनसे एक ही बात पूछते रहे कि व्हाट ही वाज डूइंग आउटसाइड द ग्राउंड, और किसी के पास फॉर 10 years ही वाज नॉट इन द ग्राउंड, किसी के पास कोई जवाब ही देने के लिए नहीं था। वो बार बार पूछते रहे क्यों। तनवीर हमारे साथ मौजूद है, तनवीर के पास में भी जवाब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, वेलकम टू बाखबर सवेरा। तनवीर, कल आपने सुना कि कल कमेंटेटर्स भी बार बार यही सवाल पूछते रहे कि भाई इतना अच्छा प्लेयर आपने बाहर बिठाया हुआ था, 10 साल तक इसने परफॉर्म ही नहीं किया, क्यों? हमारे कमेंटेटर्स के पास तो जवाब नहीं था, आपके पास इसका कोई जवाब है? मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, इन सब बातों के बहुत ज्यादा जवाबात हैं। और मैं बहुत से लोगों को सुनता रहा कल, जिन्होंने 10 साल इसके जाया किए, जिन्होंने इसको 10 साल टीम से बाहर रखा, जो ये कहते रहे कि इसकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है, जो ये कहते रहे इसका स्टांस ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की टेस्ट मैच में जो 100 किया है और कल जो उसने 100 किया है, आई थिंक अभी भी किसी ने अपने बटन खोल के अपने गिरेबान अगर ना झांके हो, और अगर उस बेचारे को अभी भी शर्म नहीं आ रही, मैं एक दफा नहीं कह रहा, मैं 50 दफा कह रहा हूँ कि अभी भी उसको शर्म नहीं आ रही, तो पता नहीं वो किस किस्म का इंसान होगा। ठीक है, बहुत से लोगों ने उसके बारे में कमेंट दिए, और वो उन लोगों में से हैं जो वो कहते थे इसकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है। आपको आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। अभी जरा थोड़ा सा और 2-4 मिनट और जरा सुने मुझे। ये जो नसीब का नुक्ता हमारे मुल्क के अंदर आ गया ना, ये जो नसीब का नुक्ता, ठीक है, मेरे नसीब में आज नहीं था, उसके नसीब में 10 साल बाद था, उसके नसीब में 15 साल बाद था। ठीक है, ये नसीब का नुक्ता तबाह कर दिया है हमारे इस मुल्क ने। ठीक है, नसीब उसको कहते हैं कि जब एक लड़का परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा प्लेयर आया है टीम के अंदर, ठीक है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, उसने इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, चलो जी उसको टीम के अंदर लेके आ गए, या समझ आती है यार इसको कहते हैं नसीब कि मैंने क्रिकेट इतनी ज्यादा खेली नहीं है और मुझे एकदम से टीम के अंदर लेके आ गए हैं। लेकिन एक वो लड़का जो 10 साल से जिसके साथ कोई है ही नहीं, जिसके मुकाबले का कोई प्लेयर ही नहीं है, वो भाई उसके लिए कौन सा नसीब होता है? उसके लिए कौन सा नसीब होता है? उसके साथ अगर कोई प्लेयर लगा हुआ हो ना उसके पीछे, तो मैं मानू भी कि यार चल तेरी किस्मत में नसीब नहीं है। दूसरों के बाद डंडे बहुत हैं, दूसरों के चाय ताते ताए मामे
बच्चे वो बहुत है तो चल समझ आती है तो तेरे नसीब खराब है, उसके पीछे कोई है ही नहीं नसीब। यार ये खुदा की कसम ये बेवकूफ बनाते हैं सारी जिंदगी बैठ के, इन लोगों का काम ही यही है। मुझे बताएं तनवीर भाई, मुझे एक बात बताएं, आपको लगता है कि एक आदमी का काम हो सकता है एक प्लेयर को 10 साल तक ग्राउंड से बाहर रखना? ऑब्वियसली देयर मोर देन वन पीपल, ज्यादा लोग शामिल होंगे, और कुछ हुआ है, कुछ ऐसी चीज थी कि जिसकी वजह से फवाद जैसा प्लेयर हमने 10 साल जाया कर दिए उसके। आपको समझ में आती है बात? कुछ क्या हुआ, उसने बम फोड़ दिए, मुझे नहीं समझ आता, आई डोंट अंडरस्टैंड। उसने क्या हवाई फायरिंगें कर दी हैं क्या? मतलब 10 साल वो टीम से बाहर रहा है, वो क्या ऐसी काम कर दिए? या तो आप हमें सब चीजें बताओ ना आके कि भाई फवाद आलम क्यों नहीं 10 साल से टीम से बाहर हो रहा, सिर्फ एक स्टांस की वजह से, एक स्टांस की वजह से वो जी इसको खेलना नहीं आता, इसका स्टांस सही नहीं है, इसका फलाना नहीं है। तन्नू भाई क्या मतलब ऑनेस्टली बताएं, क्या टेक्निकल ग्राउंड्स पे फवाद आलम को टीम से बाहर रखा जा रहा था? यार मैं आपको बताऊं, आपके बड़े बड़े नाम मैं अभी कुछ बोलूंगा टेक्निकल, वो कौन से बड़े अच्छे थे। नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਊਟ ਕਰਾ ਛੱਡਣਾ ਐ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ। हाँ, आपके बड़े बड़े प्लेयर जो है कौन से टेक्निकल अच्छे थे, किसके स्टांस अच्छे थे, ये सबको पता है। नाम ले लूंगा तबाही मच जाएगी पूरे पाकिस्तान में, ठीक है ना? नहीं तबाही नहीं चढ़ा, मेरी बात सुनिए। एक बात आपने ये बता दिया, जैसे आपने बोला कि पहले जो कहा जाता था कि इसको खेलना नहीं आता, लेकिन समहाउ कल फवाद ने अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया कि बात खेलने की नहीं थी, बात है कि सिलेक्ट करना नहीं आता। देखिए सिलेक्ट करना, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ मैंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, शायद मैं भी ज्यादा क्रिकेट खेलता, शायद मैं भी लेजेंड्स में आता, मैं भी यही कहता कि यार इसको खेलना नहीं आता, इसको टीम से बाहर रखो। और कल जो उसने इनिंग खेली है, खेडन नहीं देता नहीं मैनू तो खेडन ही नहीं देता ना, क्योंकि मैं तो यस मैन नहीं थी। मैं यस मैन होता तो मैं तो आज मैं कोई 25 टेस्ट मैच मैं भी खेड लेने सन। बात ये है कि पाकिस्तान टीम के अंदर यस मैन होना बहुत जरूरी है। अगर आप यस मैन नहीं है, आपकी क्रिकेट स्पेशली कराची के लड़कों के लिए यस मैन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब आप मुझे एक चीज बताएं, फवाद आलम के साथ 10 साल इन्होंने नाइंसाफी की, ताबिश खान डग आउट के अंदर बैठा हुआ है, 600 आउट होने वाले उसके साथ कितने अरसे से ये नाइंसाफी कर रहे हैं, वो भी कराची का लड़का। खुर्रम मंजूर रन्स कर करके थक गया, रन्स कर करके थक गया, उसके नजदीक भी कोई भी नहीं अभी तक, उसके बारे में भी ये नसीब का नुक्ता लगा के बोलेंगे जी किस्मत में नहीं है। उसका भी सिलेक्शन पहली फुर्सत में पाकिस्तान टीम के अंदर होना चाहिए। उस्मान सलाउद्दीन लाहौर का लड़का है, उसका भी परफॉर्मेंस कर करके थक गया, उसका भी नसीब का नुक्ता ये लगा के बैठ जाएंगे, उसके नसीब में ये नहीं है। यार ये ड्रामेबाज है, सारे सब ड्रामेबाज है। अगर खुदा न अगर ताबिश खान को चांस मिलता है ना, तो सिलेक्टर्स तो फवाद आलम के बारे में तो परेशान हो गए थे कि इतने अरसे बाद ये खेला पाकिस्तान, ये कहाँ पे था। तो ताबिश खान को जब पाकिस्तान इन्होंने खिला दिया, उन्होंने तो रोटी खाना उन्होंने भूल जाना है। वो तो बोलेंगे 600 आउट हुए और फर्स्ट अभी तक टेस्ट प्लेयर नहीं बना ये। तो यार ये हमारे क्रिकेटर्स को कुछ शर्म आनी चाहिए, जो इतने बड़े बड़े 10 साल के अंदर, अब इस 10 साल के अंदर कितने बड़े बड़े सिलेक्टर्स रह चुके, कितने कोचेस रह चुके, कितने कप्तान रह चुके, कितने बड़े बड़े लेकिन वही बात है जैसे आपने कहा ना, वो प्लेयर्स को यसमैन भी होना चाहिए, और फिर वो नसीब का नुक्ता भी जो आजकल है काफी अरसे से, वो नसीब का नुक्ता भी साथ में होना चाहिए। वो तो वो नुक्ता होता है तो फिर बाकी बात बनती है भाई। वो नसीब का नुक्ता जो है ना, जो पाकिस्तान टीम में बहुत अच्छे तरीके डोमेस्टिक में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है ना, उसको अपना नसीब का नुक्ता ना जेब में लेके घूमना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि भाई ये है मेरा। सर हर एक के पास नहीं होता ना, हर एक जेब में नहीं लेके घूम रहा, हर एक जेब में जो है वो नसीब का नुक्ता जेब में लेके अभी सुने मैं अभी से ही आपको कह रहा हूँ, अभी ये जो पाकिस्तान की T20 अनाउंस होगी ना साउथ अफ्रीका की, इसमें देखिएगा कितने लोग ऐसे आएंगे जिनके पास नसीब के नुक्ते नहीं होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो जाएंगे, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हैं। लेकिन फवाद ने जो किया है, वी होप कि ये पाकिस्तानी टीम के लिए भी फ्रूटफुल हो और मैच को रिजल्ट पे लेके जाए। अभी थोड़ी देर पहले, अगर मैंने गलत नहीं सुना, थोड़ी देर पहले मदिया ने एक बात बोली थी कि चमाटा मारा है। मदिया शायद ऐसी आपने बात बोली। बिल्कुल जी, मैंने तमाचा बोला। बिल्कुल आपने एक दफा बोला, ठीक है, मेरी तरफ से लाखों दफा चमाटे मारे हैं।
चले ठीक हो बहुत गया शुक्रिया जी। जी तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद। कल फवाद आलम ने जो बड़ी धुआंधार किस्म की परफॉर्मेंस दी और बता दिया कि 10 साल अगर मैं बैठा हूं तो मैंने किसी भी तरीके से हौसला नहीं हारा। एंड शफात, कल उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वाज वेरी पॉजिटिव। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए, और आपको पता मतलब पूछा गया कि आपके 10 साल आए हुए हैं, ग्रीवेंसेस लोगों को बड़े होते हैं, रिग्रेट होता है कि 10 साल आया कर दिए, तो उस पर भी लाइक ही वाज काम, ही वाज लाइक मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। Amazing जनाब। फोकस वाज इन हिज परफॉर्मेंस। 41 ओवर खेले उन्होंने कल, 245 बॉलें खेलने के बाद उन्होंने अपना जो है वो सेंचुरी जोड़ी 109 रन की इनिंग्स के लिए। अमेजिंग। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में एक छोटा सा ब्रेक ले लें। बिल्कुल शफात, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे बसंत के हवाले से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको मालूम है कि एनसीओसी ने बुध को जो इनका इजलास हुआ था उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद जो रेस्टोरेंट्स पर 10 बजे तक की पाबंदी थी वो पाबंदी तो लिफ्ट कर ली गई है, लेकिन जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, जो पार्क्स हैं, उनके लिए जो टाइम पहले मुतय्यन किया गया था, यानी कि कमर्शियल मार्केट्स 10 बजे तक और जो पार्क्स हैं वो 9 बजे तक खुले रहेंगे। ये पाबंदी अभी भी बरकरार है और शादी ब्याह की तकरीबात के हवाले से भी शफात जो चीज़ें थी पाबंदियाँ वो भी जू की तू हैं। फैसल सुल्तान साहब ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारी कोशिश है कि जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है वैक्सीनेशन के लिए तकरीबन उसका 70% इस साल के आखिर तक कवर किया जाए वैक्सीनेशन के जरिए। वैक्सीन जो सरकारी ज़राए से हासिल होगी इंशाल्लाह वो पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा जो हमारे बुजुर्ग हैं, 65 से ज़्यादा साल की उम्र के सिटीजन हैं, एक बतदरीज प्रोसेस के थ्रू उनको मिलेगी। 4 लाख से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं हमारे डेटाबेस में। चीन की हुकूमत ने 5 लाख कोविड-19 वैक्सीन की वो अतिया किए हैं पाकिस्तान को और वो जल्दी पाकिस्तान में आ जाएंगी। महकमा सेहत सिंध ने भी कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। वैक्सीनेशन के लिए सूबा भर में 14 मराकज़ कायम किए गए हैं। महकमा सिंध के मुताबिक चाइनीज़, बरतानवी और रूसी कंपनी से वैक्सीन की खरीदारी के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडस अस्पताल के सरबरा जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइएगा, जो 4 वैक्सीन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं, रशिया की स्पुतनिक 5, चाइना की साइनोफार्म और कैंसिनो, और इसी तरह यूके से आई हुई जो आई थिंक व्हाट वाज द नेम जो यूके की वैक्सीन है, इसकी इन चारों के ट्रायल्स कब मुकम्मल हुए हैं और कब तक ये डोसेज शुरू कर दी जाएगी अब आपको? देखिए, जो साइनोफार्म और रशियन जो है और एस्ट्राजेनेका के उनके ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं, वो कमर्शियली अवेलेबल हो गए हैं। तो वो तो साइनोफार्म तो जैसे फैसल सुल्तान ने भी बताया कि जनवरी के आखिर 31 जनवरी तक पाकिस्तान में पहुंच जाएगी पहली खेप, और फिर एस्ट्राजेनेका से भी बातचीत चल रही है, वो भी आ जाएगी, साइनोफार्म भी आ जाएगी, और बात कैंसिनो बायो जो है उसका अभी जो ट्रायल है वो अभी एनालिसिस हो रहा है, तो होपफुली बाय मार्च वो भी मार्केट में आ जानी चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा बारी साहब ये बताएगा, क्योंकि 4 मुख्तलिफ ममालिक से कोरोना की जो वैक्सीन है ये मंगवाई जा रही है, सो आपको लग रहा है कि अभी इनके भी टेस्ट मराहिल होंगे और देखा जाएगा कि इनकी अफादियत में कितना फ़र्क है? देखें, एक तो ये सारी जो वैक्सीन हैं चारों ममालिक की, ये सारी इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव हुई है, और दुनिया भर में जितने ममालिक हैं सब ने इमरजेंसी यूज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर इसको किया गया है। अब लगाने के बाद भी इसके ऊपर रिसर्च जारी रहेगी, इसका जो लोग चेक करते रहेंगे, और अगर कोई अनटूवर्ड रिएक्शन आता है या वो नोट होगा, उसके बाद फिर उसके ऊपर फैसला किया जाएगा कि इसको कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट अभी हमारे पास नहीं है, वो जब लगेंगे लोगों को 1-1.5 साल का रिजल्ट नजर आएगा कि कितनी अरसे तक ये प्रोटेक्शन दे रहा है, कुछ माह के लिए, साल के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए, तो ये तो वक्त बताएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, ये वैक्सीन मुख्तलिफ ममालिक की हैं, मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज और फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स इनके पीछे खड़े हैं, लोगों को वैसे ही कुछ शकूक व शुबहात हैं कि फ़लाँ मुल्क की वैक्सीन जो है वो उसमें वहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अच्छी है, उनका रिसर्च अच्छा है, तो उनकी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये वैक्सीन का मुल्क कौन सा, इससे वैक्सीन की अफादियत पर कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, सब ने जो है ना रिसर्च पूरी तरीके से की गई है, और उसकी एफिकेसी को हर एक ने डॉक्यूमेंट किया है कि किसकी कितनी है, किसी की 90% है, किसी की 80% है, कुछ की 70% भी है। जब जो CDC वगैरह या WHO 50% से ज़्यादा जिसकी एफिकेसी होती है उसको अप्रूवल देते हैं इमरजेंसी यूज़ के लिए।
تو یہ اٹ آل ڈپینڈس کہ کنڈیشنز کیا ہے, فائنینسز کتنے ہوں گے, اس کی لاجسٹکس کیسی ہے. ہر ممالک کی اپنی پریفرنس ہوگی. میرے خیال میں پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ چائنیز ویکسین اور یہ جو ایسٹرازینیکا جو آکسفورڈ کی ہے یہ بہتر آپشن ہوگا پاکستان. صحیح. اچھا بانی صاحب اس حوالے سے بتائے گا کیونکہ ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ اس ویکسین کا ٹرائل بھی جاری ہے, تو یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے مراحل میں ابھی بھی یہ ٹرائل ہے یا پھر ٹرائلز ختم ہو گئے ہیں؟ دیکھیں یہ جو مارکیٹ میں آ چکے ہیں ان کے تو ٹرائلز ختم ہو گئے, لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی 200 کے قریب کمپنیز لگی ہوئی ہیں جس کے اوپر ریسرچ کے اوپر لگی ہوئی ہیں, ان کے ٹرائل چل رہے ہیں, ان کا ابھی آیا نہیں ہے. چلیں جی, ہم امید کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں مزید ویکسینز بھی انٹروڈیوس کرائی جائیں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عبد ہمارے ساتھ موجود تھے, انڈس اسپتال کے سربراہ ہیں, اور اب جیسے بتا رہے تھے ایسٹرازینیکا, کینسینو, سائنو فارم اور اسپٹنک 5 یہ 4 ویکسینز اب صوبے میں دستیاب ہوں گی اور اس کی بالکل شفاعت شاٹ شروع کر دی جائے گی. ابھی بھی شفاعت ہمیں کرونا کے حوالے سے بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ جیسے آج کے دن کی دیکھا جائے تو 64 افراد جو ہیں کرونا کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں. کل کی بات کی جائے تو 74 افراد جاں بحق ہوئے تھے. اس سے پہلے بات کی جائے تو 58 افراد جاں بحق, اور اگر ہم منڈے کی طرف چلے جائے تو منڈے میں 23 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے. تو ٹوٹل ملا کے اب تک جب سے ہفتہ شروع ہوا ہے 219 افراد کرونا کی وجہ سے ابھی جاں بحق ہوئے ہیں, اور جہاں پر ہم وی ور سیلیبریٹنگ کہ 3.9 پہ چلا گیا ہے جو اضافہ تھا, جو اس کا ریشیو تھا وہ پھر اب 4 پہ آ گیا, وہ 4 سے بڑھ گیا ہے. تو یہاں پہ میرے خیال سے جو لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ جی ویکسین آ گئی ہے سو اب انشاءاللہ اب جلدی ٹرائلز بھی شروع ہو گئی ہیں تو ہم شاید بچ جائیں گے ویکسین سے, تو وہ بات نہیں ہے. ہمیں وی ہیو ٹو بی کیئرفل ناؤ. میرے خیال سے پوری زندگی اب یہ تو سسٹم چلے گا. بالکل جی, اور ویکسین کیا کرے گی, کس طرح سے کام کرے گی, یہ تو ویکسین کے استعمال کے سال بعد پتہ چلے گا, کیونکہ ظاہر ہے اب ان لائک پولیو ویکسین اس کی اس طرح سے ہمارے پاس ریسرچ موجود نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ویکسین لگے گی سال تک, مارکیٹ میں یہ بھی آئی ہے, ایمرجنسی یوز میں استعمال ہو رہی ہے نا. تو سکون رکھیں, اب خود کو ویکسینیٹڈ کروائیں تاکہ کم سے کم جو پاکستان کے اندر جو اسپریڈ ہے وہ کنٹرول ہو جائے. روکا تو نہیں جا سکتا لیکن کنٹرول ضرور ہو سکتا ہے. فی الحال جناب اب چلتے ہیں پنجاب کی طرف. بالکل شفاعت, اور پنجاب کی طرف چلتے ہیں اور اس تہوار کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ ہماری من مانیوں کی وجہ سے, جو کہ ہماری عزت نفس مجروح ہونے کی وجہ سے, جسٹ بیکاز ہماری پتنگ کٹ جاتی ہے, ہماری گڈی کٹ جاتی ہے, تو ہم نے کہا جی ہماری ڈور ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے گلے کٹ جائیں جناب, لیکن ہماری پتنگ نہ کٹے. دھاتی ڈور کے استعمال کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ جب بسنت کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا اور ڈور پھرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی اموات ہوئی, تو پنجاب میں لگ گئی بسنت پر پابندی. اب یہ پابندی کوئی اب کی نہیں لگی ہوئی, یہ پابندی کو لگے ہوئے کئی سال ہو گئے, جس کی وجہ سے ہماری ٹورزم کو کافی زیادہ نقصان پہنچا. اور ابھی بھی پنجاب حکومت نے بسنت پر جو اپنی پابندی ہے نا وہ برقرار رکھی, انہوں نے کہا ایزی ہو جاؤ, ابھی بھی نہیں ملنے والی اجازت. جی جناب, اور جو بسنت ہے یہ نہ صرف یہ کہ ایک فیسٹیول ہے بلکہ اس سے جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جو ٹورزم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جس زمانے میں یعنی جن لوگوں نے اپنے بقائم ہوش و حواس لاہور میں بسنت فیسٹیول دیکھا ہے, اس زمانے میں لاہور میں ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملتی تھی, ملتے تلے کروا کے ریسٹ ہاؤسز میں لوگ جو ہے وہ جگہ ڈھونڈتے تھے لاہور میں. آپ کے گھروں میں, مطلب ہمارے گھروں میں لاہور میں موسٹلی گھروں میں آپ دیکھیں تو جی تیسری منزل پہ ایک صرف اور صرف کمرہ بنایا جاتا ہے جس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پر ہم نے پتنگیں رکھنی ہیں, یہاں پہ ہم نے گڈے رکھنے ہیں. وہ کمرہ ہمارے گھر میں بھی موجود تھا, کیونکہ جب گھر بنایا جاتا تھا تو اسپیسیفکلی سوچا جاتا تھا کہ جی یہ والی جو ہے نا چھت, اس کو تو ہم نے بسنت کے لیے استعمال کرنا ہے, یہاں پہ ہم نے پتنگیں رکھنی. لوگوں کے گھر ایسے کنسٹرکٹ ہوتے تھے, وہ اتنا خوبصورت جو ایک کلچر تھا, وہ آپ لوگوں کی قانون ہاتھ لینے کی وجہ سے, اگر آپ آف کورس آپ دھاتی ڈور بنا رہے ہیں تو آپ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں, آپ لوگوں کی جان جو ہے آپ کی وجہ سے جا رہی ہے. تو جناب لگ گئی اس پہ پابندی. اسی والے سے بات کریں گے جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ ایسوسی ایشن استاد لالا بلو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے بابر خان. پہلے تو ذرا ہم بابر کی جانب رخ کر لیتے اور ان سے پوچھیں گے کہ ایگزیکٹلی ابھی تک اعداد و شمار کیا آئے ہیں کہ کتنے افراد جو ہیں وہ بسنت کی اس دھاتی ڈور کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں. بابر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس ابھی تک اسٹیٹسٹکس کیا آئے ہیں اس حوالے سے کہ کتنے لوگ دھاتی ڈور کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں؟ دیکھیں مدیہ, یہ جو بسنت ہے یہ ایک فیسٹیول ہوتا تھا. 2007 میں اس پر پابندی لگائی گئی تھی جو اب تک قائم ہے. گزشتہ سال دھاتی ڈور کی وجہ سے 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے, جبکہ 21 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے. جو 5 افراد جان کی بازی آ رہے تھے اس میں ایک ڈولفن اہلکار بھی شامل تھا, جبکہ رات بھی ایک واقعہ کینٹ کے علاقے میں ہوا ہے جو زخمی ہوا ہے ایک شخص.
देखिए ये इतना खूबसूरत फेस्टिवल होता था कि लाहौर जो है, मैं लाहौरिया हूँ, मैंने कई ऐसी यानी ये फेस्टिवल देखे हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे जो बड़ों के पास जीज़ो कारब दूर दराज इलाकों से आते थे, फिर उसके बाद मेरे दोस्त जो है ना वो आना शुरू हो गए यहाँ पे, और एक फेस्टिवल होता था खाने पकाने का सामान और दीगर। लेकिन इसकी तमाम तर जिम्मेदारी है ये काइट जो एसोसिएशन है इनके ऊपर है। जब ये दाती तार का इस्तेमाल शुरू हुआ तो इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं रोका? ये कातल डोर कांच कूट के जब वो डोर में डाली जाती थी तो उस वक्त ये रोकते। इन्होंने तो मैशत को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का है। अब भी पतंगबाजी जो है वो पतंग साजी हो रही है, हर शेखुपुरा में, कसूर में बनी हुई है कारखाने, और लाहौर में मोची दरवाजा में बिक भी रही है। लेकिन पुलिस जो है दिखावे के तौर पर पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, 1-2 मुकदमा दर्ज करती है, उसके बाद फिर उसी तरह ये पतंगबाजी का सिलसिला हो रहा है। अगर ये काइट एसोसिएशन वाले चाहते तो ये गवर्नमेंट से बात कर सकते थे कि हमें एक मखसूस जगह दे दे। लाहौर में बहुत ऐसे खुले मुकामात हैं जहाँ पर ये पतंगबाजी कर सकते थे। मिंटो पार्क है, मिंटो पार्क में वहां पर पतंगबाजी होती है, दरिया रावी के ये बाबर आपने इतनी खूबसूरत बात की। मुझे कुछ अर्सा पहले इनफैक्ट लास्ट टर्म में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थी तो उन्होंने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, लेकिन वो उन्होंने मोटरवे पे सवाबी में दरियाए सिंध के पुल पे सेलिब्रेट किए, विच वाज, और वहां पे पूरा रिजॉर्ट उस तरह से बनाया गया, शहर से दूर एक जगह मुख्तस की गई, लोग गए वहां पे, उन्होंने सेलिब्रेट किया, वापस अपने अपने घरों को चले गए। लाला बलूच साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों की कभी हुकूमत से बात हुई है कि धाती डोर कहां से आ जाती है, ये केमिकल डोर कहां से आ जाती है? वो पतंगबाजी की इंडस्ट्री जिससे हजारों लोग जुड़े हुए थे वो सबके सब अपने रोजगार से चले गए। आपकी कभी हुकूमत से बात हुई, कोई गारंटी दी गई हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ फरमाया है। तो दाती डोर की बात हो रही है, दाती डोर का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो ये वायर होती है जो मोटरसाइकिल की वायर, क्लच वायर, उससे वो तारे निकाल के तो वो लुटेराबाजी करते हैं, तंदी पीछे बांध के आगे उड़ाते हैं, उससे वो चमेड़ी करते हैं। अच्छा, तो दाती डोर का कंसेप्ट नहीं है ये। सूबाई असम्बली पंजाब से 2009 में कानून पास हुआ था। कानून पास हुआ था तो उसमें जजा सज़ा मौजूद है, काइट का जो है वो साइज़ मौजूद है, गुड्डे का साइज़ मौजूद है, और उसमें जुर्माना भी है, और चरखी जो है वो बैन है, पिन्ना वो अलाउड है। ये कानून बना हुआ है सूबाई असम्बली पंजाब से ना। लाला बिल्लू साहब, लेकिन सवाल तो यही है ना कि इम्प्लीमेंटेशन पे तो काम कराना आपका भी काम था, आपका भी तो काम था। धाती डोरें बनती रही हैं, आपकी एसोसिएशन ने किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया, आप लोगों के सामने तमाम चीजें होती रही हैं। सिर्फ धाती डोर सिर्फ जरूरी तो नहीं कि पिन्ने पे नहीं आ सकती। धाती डोर मैंने आपको उसकी तशरीह कर दी है, आपने तशरीह, लेकिन हमें भी मालूम है कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं। कांच का इस्तेमाल होता है, कांच से बनती है। मोटी डोर है, मोटी डोर, मोटा धागा जब से बना हुआ ना, ये कबाहत का बायस बना है। 9 कॉर्ड धागा जो है वो अलाउड है, जो 25-30 साल पहले होता था ना, वो कमजोर डोर है, वो टूट जाती है, वो डोर चल रही है। तो दाती डोर तो ये मैंने आपको क्लच वायर जो है उसके वो लटेरे। अच्छा चलिए, तो आपने बता दिया, लेकिन कांच को पीस के डोर पे लगाया जाता है, मोटी डोर पे लगाया जाता है, वो डोर गिरती है और लोग बाइकर के गलों में फंसती है जी, और वो भी धात से कम तेज नहीं होती, लोगों के गले काटती है। आप लोगों के इल्म में है ये बात, आप लोगों को पता थी, जुर्माने बन गए, कानून बन गए। आपकी एसोसिएशन ने क्या किया इस हवाले से कि इस चीज को सेल ना किया जाए? लिस्ट भी प्रोवाइड की है इनकी ना। अच्छा जी, जो धागा बनाते हैं ना, मोटे धागे, उनकी लिस्ट प्रोवाइड की है। कल रात प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी बताया गया कि हमें हमारे साथ तावन करें, इन लोगों को पकड़ें जो मोटे धागे बनाते हैं। असल मोटे धागे कबाहत हैं, लेकिन अगर पिन्ने की इजाजत हो जाए तो पिन्ने के ऊपर मोटी डोर नहीं आ सकती। अच्छा, सही। वो मोटी डोर जो है ना, वो 2-3 बार उसके ना वो गुंजल पड़ जाते हैं। ओके ओके। तो जब ऊपर से डोर निकलती है, मुझे ये बताएं, कितने इंडस्ट्री को, कितने लोग इससे मुंसलिक थे और कितना नुकसान हुआ? लाला साहब मुझे बताएं, कितना नुकसान होता है जब एक साल लाहौर में बसंत सेलिब्रेट नहीं होती? लोग जो है जी, इस कारोबार से मुंसलिका 50 लाख लोग जो है वो इफेक्ट हुए हैं, और भूखे मरे हैं, और काफी लोग जो है वो मर चुके हैं, दुनिया से चले गए हैं, इस वजह से कि उनका कारोबार छिन गया है।
सही। तो ये जो कबाख्ते हैं गवर्नमेंट को चाहिए इनको दूर करें। ओके, फिर ये जो पंजाब असेंबली से बिल पास हुआ था, हमने ये इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं ये करवाया। तो चले फिर गवर्नमेंट ने जो नापसंद काम नहीं करवाई, किया जब वो हम तो नहीं बिल किया ना। मैं announce आपसे करते हैं। जानना चाह रहा हूँ कितने लोग, जैसे आप बता रहे 50 लाख अफराद इससे रिलेटेड, ऑब्वियसली इतना बड़ा नंबर नहीं हो सकता, लेकिन चले मान लें 50,000 अफराद भी इस कारोबार से मुंसलिक है, मान लें एक दुकान में कितना सामान फरोख्त होता है बसंत के दिनों में, कितने का सामान फरोख्त होता है? ये तो अरबों रुपए का फरोख्त होता है। अच्छा। अरबों रुपए का कारोबार होता है। अच्छा, बहुत बड़ा बिजनेस था ये। तो ऑफ कोर्स आप देखें कसूर के अंदर जो 80% लोग जो हैं वो यही कारोबार करते हैं। गुड्डी बनाते हैं, वहाँ पे डोरें लगती हैं, जैसे सितारों को आप गिन नहीं सकते, इस तरह वहाँ पे डोरों को अड्डे नहीं गिने जाते, और एक एक अड्डे पे कोई 100 150 बंदा जो है वो काम करता है। सो क्यों आशिर, मुझे ये Daily बताएं, wages अभी पे। आपने जैसे बताया और आपको इल्म भी है कि जी चरखी पे ये धाती डोर आती है, पिन्ने पे तो धाती डोर आ नहीं सकती क्योंकि उसमें गुंजल से पड़ जाते हैं। आप लोगों ने खुद कितनी आइडेंटिफाई करके हुकूमत को बताया है या आपने पुलिस को बताया कि भाई यहाँ पे ये धाती डोर बनी? क्योंकि देखिए ना, पतंग के साइज से ही पता चलता है, पतंग जितनी बड़ी होगी, गुड्डा जितना बड़ा होगा, उसके लिए उतनी ही मजबूत डोर का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर वो एक डोर भी नहीं होती, आपको पता है ना, कन्नी देने के लिए 3-4 डोर इस्तेमाल की जाती है उसके लिए। हाँ जी, तो वो कानून के मुताबिक सारा कुछ हुआ है। अगर कानून के मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो सारी कबाख्तें दूर हो जाएंगी। अच्छा तो ये लाला, चंद आपकी लोग जो कभी धागे बना हुकूमत रहे से हैं बात मोटे। हुई कि आप लोग एक अलग जगह मुख्तस करवा लें अपने लिए शहर से बाहर और वहाँ काइट फेस्टिवल चांगा करवा मांगा दें? की बात की जा रही थी। हाँ, छांगा मांगा में भी प्रोग्राम बनाया था गवर्नमेंट ने ना, तो जब टाइम आया वहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट हुई है, वहाँ पे होटलों की बुकिंग हुई है, जोन बनाए गए हैं। तो जब 2-3 दिन बसंत में रह गए थे तो उन्होंने जनाब वो कह दिया कि यहाँ पे वो दहशतगर्दी हो जाएगी, तो ये ख़त्म, इसको नहीं करना बसंत को, और लोगों के करोड़ों रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट हो गए, वो भी खराबी पैदा हो गई, लोग मकरूज हो गए हैं। लेकिन लोगों लाला, ने इधर उधर उधार पैसे पकड़ के कारोबार शुरू किया त्योहार, वहाँ पे। इतना प्यारा त्यौहार धाती डोर की वजह से, कातिल डोर की वजह से ना, इसमें मुसलसल पाबंदी, मुस्तकिल लगता है पाबंदी अब लगी और आगे कभी पाबंदी उठेगी भी नहीं। फिर आपसे धाती सवाल ये डोर- पूछा था, धाती डोर का आपसे concept आपसे नहीं है। आपसे सिर्फ देखिए, आपसे मैंने सवाल पूछा कि आपने आइडेंटिफाई खुद किया, आपने बताया, आपने खुद निशानदेही की और आपने बताया कि कहाँ कहाँ ये काम हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पतंगबाजी शुरू होगी, बसंत शुरू होगी, आपकी एसोसिएशन को इतना फायदा होगा इससे। हाँ, हमने तो डीसीओ साहब से कितनी बार मीटिंगें की हैं, हर दफ़ा बसंत के लिए दरख्वास्त दे देते हैं हम, तो वो हमें हमारे साथ मीटिंगें करते जाते हैं, जब टाइम करीब आता है तो फिर वही इसी तरह नहीं होनी जी बसंत। चलें जी, उम्मीद करते हैं 50 लोग, कि लाख ये लोगों को भूखा फेस्टिवल मार दिया इन्होंने। ये फेस्टिवल जरा मतलब तहजीब के दायरे में रह के, जिससे लोगों की जानों को नुकसान ना आप देखें जी, कि पूरी दुनिया से लोग जो है लाहौर शहर का रुख करते थे, और पूरी दुनिया की करेंसी जनरेट होती थी लाहौर में एक हफ्ते के अंदर। बिल्कुल। और हर चीज़ें जो हैं, गोश्त, ये जो छापड़ी वाला इससे लेके होटलिंग तक इतना कारोबार होता था, कपड़े का कारोबार था, पीले रंग के कपड़े बड़े जो है ना सेल होते थे, लोग पीले रंग के कपड़े पहनते थे, खाने तो मेहमानदारियाँ होती थी, छतों पे रौनकें लगती थी। अब तो सारा जो है सुना सुना सा हो गया लाहौर, सिर्फ लाहौर ही है इसके जद में आया हुआ है, बाकी सारे शहरों में बसंत हो जाती है, वहाँ पे हाथ ढीला रखते हैं, तो लाहौर में सख्ती कर देते हैं। जो कानून बना है, और देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, उस फैसले के लाला हमारे मुताबिक साथ ही जो है- रहिएगा, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, जैसे लाला कह रहे हैं कि जी लाहौर में तो बसंत पे सख्ती होती है, बाकी शहरों में बसंत हो जाती है, कोई टेंशन नहीं होती, ऐसा ही होता है? देखें शफात, ये लाला बहुत इनको दुख हुआ है कि 50,000 जो अफराद हैं वो बेरोजगार हुए हैं, जिन घरों में लाशें गई हैं, जिनके गले कटे हैं, बच्चे भी उसमें शामिल थे। अगर ये पहले दिन से जब ये केमिकल डोर का आगाज हुआ था उसी वक्त ये उसको रोकते ताकि जो आगे ना बढ़ती। अब जो दाती तार की बात कर रहे हैं कि वो क्लच की तार लगाते हैं, उससे तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है कि जब वो बिजली की तारों पर गिरती है तो ट्रिप कर जाती है ना सारा कुछ। ये उसी वक्त सोचते हैं, ये उस वक्त ये अगर सोचते तो ये ऐसी सूरत ना होती। दूसरे शहरों में बसंत होती है लेकिन बराह नाम इतनी ओपन नहीं होती जितनी पहले होती थी, क्योंकि अगर लाहौर में हुई है तो कुछ महीने के बाद कसूर में हो गई,
लोग वहाँ पे जाते थे। ये कारोबार मईशत को तबाह करने में ये काइट एसोसिएशन वालों का हाथ है। इनकी नाअहली की वजह से अगर ये उस वक्त दाती तार और केमिकल तार को डोर को रोक लेते तो ये पाबंदी ना लगती, ना लोगों के घरों के जो जनाजे जाते, ना उनके गले कटते। इस वक्त कोई भी महफूज नहीं है। लोगों ने हेलमेट पहनने शुरू किए, मोटरसाइकिलों के आगे तारे लगानी शुरू की। किससे बचे? अब बच्चों को लेकर बाइक पे जा कोई नहीं सकता, यही खतरा होता है। पुलिस ये एक्शन लेती है कि उस इलाके में ये वाकया हुआ है, एसएचओ को मुअत्तल कर दे। एसएचओ 10 दिन के बाद फिर दोबारा उसी इलाके में तैनात हो जाता है। ये कोई ये तरीकाकार नहीं है। इसको मुकम्मल तौर पर इस पे जो केमिकल डोर बनाने वाले और दाती तार जो बनाने वाले उन पर पाबंदी लगाई जाए। इतना अच्छा त्यौहार, इतना अच्छा फेस्टिवल इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया अपनी नाअहली की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बाबर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, लाला बिलो हमारे साथ मौजूद थे काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की जानिब से। और अफसोस होता है ये सारी बहस, ये सारी डिस्कशन देख के कि एक ऐसा फेस्टिवल जो कि रंगों का फेस्टिवल था, बाहर का फेस्टिवल था, जिसमें खुशियां होती थी जनाब, लोग अपने घरों की छतों पे वो खुशियां लेके सेलिब्रेट करते थे। फेस्टिवल जो पहचान बनता जा रहा था पाकिस्तान के खूबसूरत चेहरे की। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से खुशामदीद। शफात, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे बताएं, क्या आपने कभी उड़न तश्तरी देखी? उड़न तश्तरी एक दफा बेगम ने प्लेट फेंकी थी मेरे ऊपर, so that is तश्तरी। so yeah, उड़ती हुई तश्तरी। उड़ती हुई मैंने कैच कर ली थी, लेकिन ये कमाल था, मैंने कैच कर ली थी। वो अलग बात है, थोड़ी सी नाक लगी थी, बट स्टिल इट्स फाइन। एनीवे, लेकिन आपको पता है एक बंदे ने असली देख ली है। एक बंदे ने? आपको तो रहीम यार खान में तो बड़े लोगों ने देखी है। वो कैसे जनाब? क्योंकि वहां पे भी नजर आई है। पाकिस्तान भर में आसमान पर उड़ती फिरती उड़न तश्तरी के चर्चे हम देख रहे हैं, हो रहे हैं। वीडियो वायरल हो गई है। 23 जनवरी को लाहौर से कराची जाने वाली पीआईए की परवाज के पायलट ने आसमान पर कोई मशकूक सी चीज देखी, जिसे नाम दे दिया गया जनाब उड़न तश्तरी का। और पीआईए के मुताबिक 35,000 फुट की बुलंदी पर ये जो सफेद सफेद चीज थी, चमकदार थी, बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज थी। शफात, ये देखें, ये देखें जनाब, ये हम आपको दिखा रहे हैं शीशनाक किस्म के एक निशाने के साथ। ये जिस बंदे ने वीडियो बनाई है अब उसका निशाना है, हमारा तो खैर इतना निशाना वो नहीं होता, लेकिन एनीवे तो बड़ी जूम करने की कोशिश की कि जनाब कोई से अंदर वो बैठा हो, कोई खलाई मखलूक बैठा हुआ हाथ हिला रहा हो, जैसे मियाँ साहब कहते थे ये खलाई मखलूक नजर नहीं आती, वो वाले सीन हो जाए कहीं, लेकिन वो नहीं हुआ। तो जनाब अब हम उम्मीद करते हैं कि खलाई मखलूक के हवाले से पीआईए का मौक़िफ़ सामने आ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर फिज़ाओं में तो वही मौजूद है। हमारे साथ जनाब अब्दुल्ला हफीज़ साहब मौजूद हैं, तर्जुमान को शामिल गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल शफात, अब्दुल्ला से बात करेंगे। और साथ में एक और अहम खबर भी जो पीआईए से जुड़ी है वो ये है कि मलेशिया में जो पीआईए का तैयारा जब्त कर लिया गया था वो पीआईए के हवाले कर दिया गया है और 2 रोज में तैयारा पाकिस्तान वापस भी आ जाएगा इंशाल्लाह यानी कि कल होपफुली कल आ जाएगा। अब्दुल्ला हफीज़ को शामिल कर लेते हैं जनाब इस हवाले से। तो अब्दुल्ला, पहले तो ये बताएं, वो जो उड़न तश्तरी नजर आई थी वो पायलट साहब को आसमान पे, वो वाकई उड़न तश्तरी थी, नहीं थी, क्या था? एक बड़ा मुनफरिद वाक़या आप इसको कह सकते हैं। और जिस तरीके से इसके ऊपर कल से पहले सोशल मीडिया और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस पर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। PK 304 23 जनवरी को कराची से लाहौर की तरफ महवे परवाज़ थी, जब साहिवाल और मुल्तान के करीब जो पायलट्स थे उन्होंने इस चीज़ का मुशाहिदा किया। उनमें से चूँकि नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि जब आप इस तरह का कोई इवेंट देखते हैं, या जब इस तरह की इवेंट से मुराद ये है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ नोटिस करते हैं जो कि आपकी रूटीन से हट के हो, तो आप उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उन्होंने इसकी फ़िल्म भी बनाई, इसको डॉक्यूमेंट भी किया और बाद में इसको प्रॉपरली रिपोर्ट भी किया। क्या चीज़ थी? उड़न तश्तरी थी, खलाई सैयारा था, क्या था? ऑब्वियसली इसके ऊपर हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, बिकॉज शायद आप इसके ऊपर कभी भी नहीं कर सकें, ना वो वीडियो इतनी कंक्लूसिव है कि उससे कोई चीज़ जो है वो वाज़े तौर के ऊपर नज़र आए। बट एक चीज़ थी जो कि नोटिस हुई और उसका जो है जिक्र उस वीडियो के अंदर आपने देखा। इससे ज़्यादा इसके ऊपर और कुछ नहीं हम अभी एट द बयान कर सकते। चले, हमारे लोगों को एक अच्छा मवाद मिल गया डिस्कस करने के लिए। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएगा कि वो तैयारा जो कि मलेशियन गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था वो इंशाल्लाह पीआईए का 2 दिन बाद मिल जाएगा। ये बताएगा कि सेटलमेंट किस तरह से हुई और कितनी रकम अदा करनी पड़ी इसके लिए? जी, जिस तरह आपको पता है कि कल कोर्ट के अंदर केस था मलेशिया के अंदर, और उसके अंदर दोनों फ्रीकैन ने
باہمی رضامندی سے اس کیس کو جو ہے وہ عدالت سے خارج کروا دیا اور پی آئی کا جہاز جو ہے وہ پی آئی کے حوالے واپس کر دیا گیا ہے. اس کا ایک کلیم تھا اس کمپنی کا جو کہ پی آئی کے ساتھ آلریڈی یو کے کی عدالتوں کے اندر چل رہا تھا. وہاں کے اوپر اس ٹائم پہ اس کا کلیم جو تھا وہ $9 ملین کا تھا. پی آئی آلریڈی $7 ملین کو ادا کر چکا ہے. باقی کے لیے دونوں فریقین نے باہمی طور کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے. اسی کی کنٹینیوٹی کے اندر یو کے کی کورٹ کے اندر بھی ایڈجرنمنٹ ہو گئی. وہاں پہ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ زیر التوا آ گیا اور ملیشیا کی کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیس وہ خارج کر دیا گیا. بہت بہت شکریہ جناب. سننے میں تو یہ کہ $7 ملین پہ ہوئے ہیں, لیکن چلے لیٹس سی جناب کہ کب یہ طیارہ واپس آتا ہے. خواتین و حضرات, ذرا باخبر سویرا میں ہم تھوڑا سا لیتے ہیں سانس. آپ لوگ بھی تھوڑا سا سانس لیں, ہیڈ لائن سنیں, ہیڈ لائن سن کے واپس آئیں گے, باخبر سویرا ریزیوم کریں گے. اپنی چائے گرم کر لیں دوبارہ سے یا پھر نہیں بنا لیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب باخبر سویرا کے راؤنڈ 2 میں. راؤنڈ 2 میں ہم ایک بار پھر بتاتے چلیں, اگر آپ کو کوئی سٹ بج گئی ہے, ویگن بج گئی ہے, یا آپ لوگ نہر میں گر گئے تو بتاتے چلیں جناب. میں ہوں شفاعت علی اور میرے ساتھ موجود ہیں مدیحہ نقوی. جی, تو مدیحہ نقوی صاحبہ, میرے خیال میں شو کا آغاز کیا جائے وداؤٹ مچ اڈو. بالکل شفاعت, پہلے ہم نے شو کا آغاز کر دیا تھا. یہ شو کا کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ہاف ہے تو ابز کا ہم آغاز کرتے تھے. اور کیا کیا پہلے میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ سر اس میں کیا کیا اہم چیزیں ہیں جو کہ ہم اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں جناب, ایک تو ہماری چائے نہیں ہے, ہم نے لوگوں کو چائے کا مشورہ دیا, ساڑی اپنی چائے نہیں آئی تھے. یہ دیکھیں بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا, اور اگر وہ نہ ہے تو پھر میں ایسے ایک مرجھایا ہوا گیندے کا پھول رکھتا ہوں. لوٹیاں بھی مار سکتے ہیں ایک دم سامنے اس بڑی ٹیبل پہ. پانی نایاب ہو رہا ہے. آپ لوگ جو یہ خاص طور پہ میرے پنجاب کے بھائی جو ہیں, یہ جو شاور کھول دیتے ہیں کہ ایک آدھا گھنٹہ شاور چلتا رہے گا, گرم پانی آئے گا تو اس کے بعد نہائیں گے. یہ آپ اندازہ کریں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے اور پاکستان میں پانی کا گراؤنڈ واٹر لیول جو ہے وہ کہاں تک نیچے جا چکا ہے, اور دریاؤں کی کیا صورتحال ہے. ناگزیر ہو گیا ہے کہ ہم بڑے ڈیم بنائیں, اور خدا دا واسطہ ہی سانو بڑے ڈیم بنان دیو, آپ لوگ اس پہ سیاست نہ کریں. بڑے ڈیم بنائیں, بڑی واٹر سٹوریجز بنائیں تاکہ ہمارے دریا اسی فلو کے ساتھ بہتے رہیں. جب بات ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں روٹی نہ دیں, آپ ہمیں اچھی ایجوکیشن نہ دیں, آپ ہمیں گھر نہ دیں, آپ ہمیں اچھا پانی دے دیں, آپ ہمیں صاف پانی دے دیں, اور جس طریقے سے پانی نایاب ہوتا جا رہا ہے تو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے ریزروز جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو بی ویری مچ کیئرفل اباؤٹ اٹ. ساتھ میں پلاسٹک بیگس کا استعمال کیا ہو گیا آپ لوگوں کو بھائی, کتنی بار ہم سیگمنٹس کریں, کتنی بار ہم آپ کو بتائیں. یہ جو پلاسٹک بیگس ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے ماحول میں پتہ نہیں 5000 کتنے سال تک رہتے ہیں. خدا کا خوف کریں, اگر اپنے ماحول سے محبت کریں, ماحول سے محبت کریں گے تو پانی کی قدر بھی آ جائے گی. بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ابھی ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈالتے ہیں. تو جناب سب سے پہلے کہاں جا رہے ہیں جناب؟ شفاعت, سب سے پہلے تو ہم رخ کریں ہیں پنجاب کا, اور پنجاب میں اب سرکاری دفاتر میں یہ طے ہو گیا ہے کہ پراپر ڈریس کوڈ ہوگا. دفتروں میں اگر آپ نے آنا ہے تو ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آئیے. پنجاب حکومت کی طرف سے تمام سرکاری افسروں کے لیے ایک ڈریس کوڈ جو ہے وہ نافذ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں, جس کے مطابق وہ اب دفتری اوقات اور عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے مناسب لباس کا انتخاب کریں گے. یہ احکامات ایسے وقت میں جاری کیے گئے ہیں جب 26 جنوری کو سپریم کورٹ میں پیشی کے موقع پر صوبائی دارالحکومت لاہور کے ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض نے رنگ برنگے کپڑے پہن رکھے تھے. یعنی وہ کہتے ہیں مرون رنگ کا انہوں نے شاید کوٹ پہنا ہوا تھا اور شاید نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی. تو سپریم کورٹ کے ججز نے ان کے لباس پہ تنقید کی اور سرکاری حکم نامے کے مطابق تمام مرد سرکاری افسران لاؤن سوٹ, بند گلے کی شرٹ, ٹائی, جبکہ شلوار قمیض پہننے کی صورت میں ساتھ میں واسکٹ ضرور پہنیں گے. بالکل شفاعت, اور اس کے ساتھ بند جوتے پہننا لازمی ہوں گے, یعنی کہ یو کی ناٹ ویئر فلپ فلاپس. آپ ایسی کوئی جوتے نہیں پہن سکتے جو کہ پراپر کور نہ ہو. اور ساتھ میں آف کورس مطلب جب مرد حضرات کے لیے یہ ڈریس کوڈ آیا تو یہی ڈریس کوڈ خواتین کے لیے بھی آیا ہے کہ جیسے ہم نے پنجاب اسمبلی میں بھی دیکھا کہ پراپر آپ کا اچھا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے, تو ویسے ہی آپ کو ڈریس کوڈ فالو کرنا ہے. میرے خیال سے اچھا بھی لگتا ہے. تو شفاعت, آئی ہیو ناٹ سین کہ انہوں نے مدثر ریاض صاحب نے کیا ایسی چیز پہنی ہوئی تھی. یہ مبینہ طور پہ یہ بتایا گیا ہے ایسا کیا معاملہ ہوا ہے, اور جو پروٹوکول ہے سرکاری اس میں ایک ڈریس کوڈ, مطلب ڈریس کوڈ جو ہے وہ تو خیر جو سی ایس پی افسران ہیں ان کی تو بنیادی ٹریننگ میں شامل ہے. تو ایسا کیا ہوا ہے اور واسکٹ پہ فوکس کیوں ہے اتنا؟ مطلب کوڈ بھی شلوار کے ساتھ جچتا ہے, کھیڑی جو ہے وہ اب ایسے کوئی ایسی ویسٹ کوڈ بنا لے تو ہو سکتا ہے, لیکن دس از آلسو ناٹ ایکسیپٹیبل جو اس سے پہلے چل رہی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, اگر بند جوتے پہننے ہیں, بند جوتے اس میں کھیڑی شامل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟
नहीं शफात, खेड़ी इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होती क्योंकि खेड़ी से आपके पीछे एड़ी नजर आ रही होती है। ओहो, खेड़ी से एड़ी, एड़ी से खेड़ी, खेड़ी से एड़ी, इसका मतलब है खेड़ी बन भी जूते पहन यू सकते कैन, मतलब जो खुस्सा टाइप जो है वो आप पहन सकते हैं या फिर खान साहब पहनते रहे, मतलब वो तो बड़े बड़े जो है ना डेलीगेट्स को उन्होंने मुलाकात करते हुए, खेड़ी तो हमारी पहचान है, हमारी सकाफत का रंग है। एग्जैक्टली, आप जीन्स के नीचे भी पहनते थे, लेकिन अब ये डिसाइड होना है कि क्या कैसी चीज़ें, मेरे ख्याल से कोई स्पेसिफिक कलर भी आ जाए, मुझे ये नहीं पता क्योंकि उन्होंने बात की जी काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, रंग बिरंगे कपड़े थे, तो शायद इस हवाले से कुछ हो सकता है, टोन्स आ गए कि आप ग्रे में पहन सकते हैं, ग्रे में पहन सकते हैं, ऑफ वाइट पहन सकते हैं, व्हाइट पहन सकते हैं मर्द रात के लिए। तो स्कूल वाली बात होगी, मतलब वो बेचारे वो तो मतलब अफसर शाही का तो सिस्टम यही है कि आप जो है ज़रा चिल होके निकलते हैं ना बाहर, आप ज़रा बताते हैं कि जी असी खान वो एक वो माया लगी हुई कमीज और फिर वो अदालत में जाते हुए तो वैसे वाकई मतलब आप थोड़ा सा आप किसी क्लब में जा रहे हो शफात, वहाँ के आप सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं फॉलो करते हैं, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो यू शुड आल्सो फॉलो दैट। मैं ऐसे क्लब में जाना, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कहीं कतरा के बाहर बैठ जाऊँ मैं क्लब के, क्योंकि मैं अंदर मुझे, क्योंकि मैं अगर जीन्स पहनी हुई हो तो फिर वो कहते हैं यार आपने फ्लिप फ्लॉप क्यों पहने हुए, तो यू नॉट, आपने जीन्स पहनी हुई है सर, आप बैठ नहीं सकते, तो आप टाई लगा ले, जीन्स के ऊपर मतलब टाई लगाता हो फिर और वो अजीब लगता है, तो फिर उससे बेहतर है कि जो है ना बंदा आगे निकल जाए। और हम भी आगे निकल जाते हैं, हम भी आगे निकल जाते जनाब। और हम अब पंजाब से आपको ले आते हैं सिंध में। आपको पता है हुकूमती सतह पर मैरिट की बहाली के लिए बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अगर अमलन देखा जाए तो मैरिट की धज्जियां उड़ाकर सिस्टम तहस नहस यहाँ पर किया जा रहा है, और सिफारिश के बगैर तकरीरी पर सिंध में एक असिस्टेंट कमिश्नर को फुटबॉल बना दिया। जनाब लाड़काने से इनका ताल्लुक था और इन असिस्टेंट कमिश्नर को शफात 10 महीने में इनका तबादला हुआ है कोई 10 जगह पे, जिसकी वजह से वो शिकायत करें भाई कि मैं मतलब कहीं जाता था तो मेरा अगली जगह तबादला हो जाता था, मुझे तो तनख्वाह ही नहीं मिल सकी प्रॉपर। ओके, वे तो प्रॉपर इनको ज़्यादा तनख्वाह एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट होने में टाइम लगता है, ये एक सरकारी प्रोटोकॉल है। इम्तियाज़ मंगी साहब है जनाब, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद कुछ हुआ जिसका खमियाजा उन्हें बार बार तबादलों की शक्ल में भुगतना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अरबाब साहब, बहुत देने के लिए क्या किया है इन्होंने, इम्तियाज़ मंगी साहब ने, जो 10 महीने में 10 बार तबादला हो गया इनका? जी इम्तियाज मंगी ने शायद कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से उसका ये तबादला हो रहा है, क्योंकि यहाँ अगर वो कुछ कर गुजरता तो शायद इसके साथ ये नहीं होता। सही। मैं सिर्फ 1 मिनट में उनकी पहली रोहिदात सुनाए जी, बताना चाहता हूँ। पहले इनकी पहली तकरीरी हुई है 1 जनवरी को, फिर दूसरी तकरीरी हुई है 21 फरवरी को, फिर तीसरी तकरीरी हुई है 11 मार्च को, फिर चौथी तकरीरी हुई है 20 मार्च को, फिर उसके बाद इसकी तकरीरी हुई है 9 जून को, उसके बाद 18 जुलाई को। इतने तो आप मेरे ख्याल में शायद जो सूट भी नहीं तब्दील करते जितनी ये हुई है तकरीर तबादले। 20 अक्टूबर को, उसके बाद 5 अगस्त को, उसके बाद 11 अगस्त को, और उसके बाद 5 दिसंबर को। ये आप अक्टूबर से अगस्त तारीख में चांडी साहब आपने 18 जुलाई बताया, 18 जुलाई के बाद आपने 20 अक्टूबर बताया, 20 अक्टूबर के बाद आप 5 अगस्त बता रहे हैं, वो करेक्ट कर दीजिए प्लीज। जी मैं नहीं ये जो अगस्त वाला है ना, ये यहाँ पर आखिर में आता है। मैं आपको बताता हूँ जरा दोबारा से, ताकि आपको जो सुनने वाले हैं उनको जरा आराम से। साल भी ये पहला इनकी है 1 जनवरी 1 जनवरी 2021, ठीक है। फिर उसके अलावा 21 फरवरी 2020, फिर उसके बाद जो है मैं आपको बता रहा हूँ 11 मार्च 2020, ठीक है। उससे पहले जो उसकी हुई है वो आपको बता रहा हूँ जनाब 20 मार्च, ठीक है। इससे पहले जो इनका तबादला हुआ था 2020 को 9 जून, इससे पहले इसका जो तबादला हुआ था 18 जुलाई को 2020, इससे पहले इसका जो तबादला हुआ था 20 अक्टूबर 2020, इससे पहले जो इसका तबादला हुआ था 5 अगस्त 2020, और अब ये जो लास्ट इसका तबादला हुआ है वो हुआ है 2021 में। इसका जो लास्ट तबादला हुआ है वो हुआ है जनवरी 1 जनवरी 2021। सही। ये है उसका आखिरी जो तबादले का तकर्रनामा। अच्छा, इस सिलसिले में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक तफसीली खत भी लिखा है जिसमें कहा जाता है पिटीशन। उसमें उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बताई है कि लाड़काना से थरपारकर नगर पारकर तक उन्हें 1 दिन 23 दिन रखा गया, 10 दिन रखा गया, 2 माह रखा गया, 1 वीक रखा गया,
1 मंथ रखा गया, 14 डेज रखा गया, बल्कि आखिरी 7 दिन कोरंगी में ये असिस्टेंट कमिश्नर सिर्फ 7 दिन रहे। 7 दिन यानी 3 को इनका जो है वो वहां उनकी 1 हफ्ता, और हफ्ते को कहा कि चलो भाई तू घर जा। उसके बाद 2 मंथ का बताया गया है, 9 दिन भी रखा गया उसको, और 23 दिन। ये बताएं कि ये पूरा माजरा बताता है कि या तो ये अफसर बहुत काम का है कि इससे ये काम नहीं ले सकते, या तो इनके लिए किसी काम का नहीं है, इसीलिए अरे भाई किसी काम का नहीं है तो आप पोस्टिंग क्यों दे रहे हैं? यानी आप और हम किसी काम के हैं तो बैठे हुए हैं ना। अगर ये बंदा किसी काम का नहीं है तो इसे नंगर पार कर ओएसडी बना दिया जाता है इसे ऐसे मौके पे। तो जब लगा? अफसरान से कोई इस किस्म का मामला होता है, कोई गलती सरजद हो जाती है, तो मैक्सिमम हमने जो पनिशमेंट सुनी है आज तक वो तो ओएसडी बना दिया गया है। यहाँ पे तो ऑफिसर ऑन स्पेशल डिमांड के बजाय इनको तबादले कर करके इनको मतलब ये समीउल्लाह से रफीउल्लाह, रफीउल्लाह से शहबाज सीनियर, शहबाज सीनियर से वापस समीउल्लाह, ये तो हॉकी कमेंट्री लग रही है मुझे। बिल्कुल, हॉकी से भी ज्यादा दिलचस्प है। हॉकी कमेंट्री वाले कुछ नए जुमले तो बता रहे हैं, इसमें एक ही जुमला है, तकर्री तबादला, जैसे हम ना कटाकट बनाते हैं, तकर्री तबादला, इस तरह इसका कटाकट बना दिया गया। तो हुआ क्या, मसला क्या हुआ था इनके साथ? तो नहीं सर, इनके साथ कोई मसला नहीं है। मसला ये कि एक काबिल आदमी है और बेसिकली गरीब आदमी है। ये सिफारिश पे भर्ती नहीं हुए थे, ये किसी कोटा पे नहीं आए थे, ये अपने पढ़ लिख के मुख्तियारकार बने, उसके बाद अपनी हैसियत में असिस्टेंट कमिश्नर बने, और अगर इसका तबादला किसी कहीं जाए टिक के रख दिया जाए तो ये मुस्तकबिल का डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर है। लेकिन फवाद आलम वाली बात कर दी, सुबह हम भी ये बात कर रहे थे, नून नसीब के नुक्ते की वाले से तनवीर अहमद साहब बात कर रहे थे। मुझे बताइए क्या अपनी नौयत का पहला वाकया है, या चांडियो साहब इससे पहले भी ऐसा होता आया है कि इतने ही जल्दी बार उनको ट्रांसफर कर दिया गया हो किसी ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर को? मेरी सहाफती तारीख में तो ये पहला वाकया, मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं पहली मर्तबा है। हो सकता है बिल्कुल जो कि हमारी नॉलेज में चीज़ ना हो, हम कम अकुल आदमी है या कम इल्म आदमी है, लेकिन जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक ये पहला फुटबॉल जो है वो अफसर है जो कि कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह और भाइयों के दरमियान, यानी ये जो हुकूमती भाईगिरी है उसमें ये सारा मामला हो रहा है। लेकिन क्या मसला है चीफ से? जी, मंगी साहब से बात हुई। मंगी साहब कह रहे हैं कि वो खुद इसलिए नहीं सामने आ सकते क्योंकि आपको बताया कि ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि अफसरान जो है वो खुद आकर मीडिया से अपने बारे में शिकायत नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो फिर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का एक और उन पर चार्ज लग जाएगा। तो वो इससे बचने के लिए उन्होंने हमें सारे सबूत फराहम किए और उन्होंने कहा है कि आप हमारी आवाज़ बने। ARY मजलूमों की आवाज़ बनती है, ARY मेरिट की आवाज़ बनती है, ARY हर उस आदमी की आवाज़ बनती है जिसकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंचती। तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी फ़र्ज की भी अदायगी करना चाहते हैं, हम हुकूमत वक्त की आंखें भी खोलना चाहते हैं। खुसूसन चीफ सेक्रेटरी साहब सैयद मुमताज़ अली शाह काफ़ी शरीफ आदमी है, मुझे लग रहा है कि उनके पास ये पिटीशन ज़रूर गई होगी। और आज जब हम आपसे बात कर रहे होंगे तो साईं मुमताज़ अली शाह साहब को मैं सिंधी में अर्ज़ करूँगा, मुझा साईं हीअ पिटीशन तव्हां वटि अची वई आहे, महिरबानी करे हिन जो जाइज़ो वठो ऐं जेका भी हकीकत आहे उहा माण्हुनि ताईं पहुचायो। मैं उर्दू में कहूँ कि साईं मुमताज़ अली शाह साहब इसकी जो भी हकीकत है उसको जाहिर करो। सही, जो भी हकीकत है जाहिर करो, अल्लाह ना करे किसी सियासी रंजिश का ये शिकार बने। बहुत शुक्रिया जी, चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद थे। शफात, जैसे हम कल भी पता है कि मैरिट एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, सिर्फ मैरिट पे भर्तियां हो जाए हर इदारे में तो हमारे मसले मसाइल सारे सॉल्व हो जाएं। मेरिट के अलावा भी इस मुल्क में बड़े मसले मसाइल हैं, और मेरिट के भी डिमेरिट्स होते हैं जी, मेरिट पे होने और उन मसले मसाइल की तरफ कोशिश कर रही है PDM के तवज्जो मबजूल कराए। लेकिन मसला ये है कि PDM की सफ़ों में थोड़ी सी खलबली मची हुई है, और वो खलबली जनाब अब पता नहीं क्या है। वो एक बयानिया आता है, सब नाराज हो गए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं मैंने सरबराही छोड़ देनी है। तो अब समझ में नहीं आ रहा भाई ये हो क्या रहा है। PDM में कोई एक पेज पे नजर ही नहीं आ रहा, कभी सीफों की बात पे एक साथ नहीं खड़े होते, कभी तहरीक अदम एतमाद के वाले से एक साथ नहीं खड़े होते। तो अब इमरान खान साहब इनके वाले से कह रहे हैं कि जी PDM जो है वो अमली तौर पर खत्म हो गई है और इलेक्शन कमीशन में फंसाना चाहते थे मगर ये खुद ही फंस गए हुए हैं। एग्जैक्टली जनाब, और आपको इतना बताते चलें कि शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि जनाब कोई खतरा नहीं है PDM से हुकूमत को। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। सीट इतना बड़ा इशू बनने जा रहा है, को भी बीच में ला रहा है, वो सिरे महल को भी बीच में ला रहा है। इमरान खान ने कैबिनेट में यहां तक कहा कि अगर मेरे अपने भी लोग इसमें मुलव्वस हुए तो फबया कुछ भी कर सकता है इमरान खान।
वैसे अपोजिशन को लेकर हुकूमत का एतमाद कुछ गलत भी नहीं, बज़ाहिर अपोजिशन का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद जो था वो समहाउ, जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे, वो काफ़ी खतरे में नज़र आ रहा है। मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम की सरबराही छोड़ने की भी धमकी दे दी है और वो कहते हैं कि बड़ी जमातें अपने फैसले मुसल्लत करना चाहती हैं, फैसले बिलावल और मरियम ने करने हैं तो फिर उन्हें सरबराही क्यों नहीं दी। तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ भी अपोजिशन में इख्तलाफ है और मरियम नवाज ये कहती हैं कि जी बिलावल के पास अदम एतमाद की तहरीक के लिए अगर नंबर हैं तो हमारे साथ शेयर करें। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। 10 जमातों के ऊपर मुश्तमिल अलायंस है, हर इशू को बैठ के हम डिस्कस करते हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है, सोच का राय का इख्तलाफ होता भी है, डिस्कस करते हैं, हल करते हैं। ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि पीडीएम में कोई ट्रैक नजर आ जाए, थोड़ा बहुत भी झोल नजर आ जाए, हुकूमत की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। जहाँ तक बिलावल साहब की तजवीज़ की बात है, उनके पास अगर नंबर्स हैं तो ज़रूर शो करें। मज़ा आया, बिलावल फ़ोन नंबर शेयर कर दें जी, ये फ़ोन नंबर है, इस पर रब्ता करें, आपको तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी होगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कराची में अक्सर जगह पे दीवारों पे चॉकिंग हुई हुई है बहुत सारे लोगों की कि जी महबूब आपके कदमों में, समथिंग हो सकता है शायद वो पीडीएम कह रही होगी तुम्हें अटकेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं, साड़ी आपस में लड़ाई पै गई है तो किसी की बेजार तो नहीं बैठे, वो उनको पता था क्या होना है, वो बेजार नहीं। मोहम्मद जुबैर साहब से पूछते हैं जी, वो हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये बिलावल भुट्टो साहब ने आउट ऑफ द ब्लू एक बड़ी तजवीज़ दी है और कमल मान कारा साहब ने भी इससे पहले एक इशारा दिया था कि हम आइन के अंदर रहते हुए आइनी ऑप्शन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो तो अब आइनी ऑप्शन तो अदम एतमाद के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। बाकी मरियम नवाज को, JUIF को भी एतराज़ है, तो पीपल्स पार्टी क्या पीडीएम से अलग जाके कोई चीज़ करना चाह रही है या आपको लगता है कि नंबर्स हैं? नहीं जी, देखिए बिलावल ने अभी एक आध दिन पहले ये बयान दिया था कि इन हाउस चेंज के हवाले से उन्होंने इशारा दिया था। जाहिर सी बात है इसमें कोई ख़राबी नहीं है कि पीडीएम में इख्तलाफात हो गए। पीपल्स पार्टी ने एक तजवीज़ दी है, वो तजवीज़ जब पीडीएम का इजलास होगा या जब लीडरशिप बैठेगी तो ज़रूर डिस्कस किया जाएगा कि पीपल्स पार्टी ने जो तजवीज़ पेश की है उसके पीछे उनका क्या लॉजिक है इन हाउस चेंज करने के हवाले से या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। तो अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और मैं तो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि बिलावल भुट्टो साहब के पीछे के थिंकिंग क्या है। लेट्स वेट एंड सी फ्यू डेज से, इस पर कोई जल्दबाजी की बात तो है नहीं और ना ही हम इससे कोई ऐसा इशारा मिलता है कि पीडीएम में इख्तलाफात। सही, लेकिन जो फैसले आ रहे हैं, कभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो सजेशन आती है उससे मरीम नवाज साहब ने भी जैसे बोला कि तहरीक अदम एतमाद के लिए इफ़ बिलावल हैव सम नंबर्स तो उसको शेयर करें। फिर हम जब इस्तीफ़ों की तरफ से बात की जाती है तो फिर आपकी पार्टी इस हवाले से काफ़ी ज़रा स्ट्रॉन्ग आती है, तो मुख्तलिफ जमातों की मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस है। इसमें मौलाना फजल रहमान साहब अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो बड़े बड़े फैसले हैं अगर मरीम और बिलावल नहीं करने हैं तो सरबराही इनको क्यों नहीं देती। तो क्या बड़ी जमातों की जानिब से जो फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं ये शिकवा उनका दुरुस्त है मौलाना साहब का, जिसकी वजह से वो नाराज़ हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। पीडीएम का इजलास जब होता है और मौलाना फजल रहमान खुद उसके ज़ाहिर रहनुमा हैं पीडीएम के, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इससे हट के कि वो कितनी बड़ी जमातें हैं, PMLN जाहिर सी बात है वोटों के हवाले से, सीटों के हवाले से सबसे बड़ी जमात है पीडीएम में, लेकिन हमने कभी भी अपनी राय ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश नहीं की। और मौलाना साहब तो बहुत बड़े सियासी लीडर हैं, वो समझते भी हैं, पॉलिटिकल इंसाइट भी है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए या इस मूवमेंट के हवाले से क्या करना ज़रूरी है। सो बहुत सी चीज़ों में मौलाना साहब की बात मानी जाती है और बहुत सी चीज़ों में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय मानी जाती है। तो ये कंसेंसस बिल्टअप होता है और उसी के बेसिस पर आगे जाते हैं। कंसेंसस होता है जनाब, और कभी मौलाना साहब की बात मानी जाती है, कभी किसी दूसरी पार्टी की बात मानी जाती है। मौलाना साहब की पार्टी से पूछ लेते हैं जनाब, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें शामिल गुफ्तगू करते हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जनाब ये फैसला जो है इस पर PDM को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो आपको लग रहा है कि ये कोई वैसा ही वाक़या हो गया जैसे हमने देखा था कि जब मौलाना साहब जलसा लेकर आए थे 2019 में इस्लामाबाद में, धरना लेकर आए थे, तो अपोजिशन सारी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों बैकआउट कर गई थी और सिर्फ मौलाना साहब अकेले रह गए थे। कोई वैसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट होने जा रही है? मेरे ख्याल में जो भी पार्टी
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलग होके कोई फैसला करेगी या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाएगी, मेरे ख्याल में ये आवाम की जो उमंगें हैं, आवाम की जो उम्मीदें हैं, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत से वाबस्ता है, आवाम का एतमाद उस पार्टी से उठ जाएगी। लिहाजा अगर डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, अगर कोई ऐसी कदम वो उठाएगी जिससे पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इत्तेहाद को नुकसान पहुंचता है, असल में ये नुकसान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नहीं होगा, उस पार्टी का नुकसान होगा जो पार्टी डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलग हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी पार्टी, कोई भी पार्टी, बड़ी हो या छोटी, या पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलग नहीं होगी। आज भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जितनी भी पार्टियां हैं। अच्छा हाफिज साहब, इलेक्शन के बाद अब सेनेट इलेक्शन में भी शिरकत पर रजामंदी, सो क्या फैसले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही हो रहे हैं और मौलाना फजल रहमान को इस हवाले से एतमाद में भी लिया जा रहा है? बिल्कुल, ये जो ज़मीनी इलेक्शन में शमूलियत या ज़मीनी इलेक्शन में जाने का फैसला और सेनेट इलेक्शन में जाने का फैसला, ये मौलाना फजल रहमान साहब का ज़ाती फैसला नहीं है, नहीं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला है, नहीं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम में शरीक दिगर जमातों की इनफरादी तौर पर कोई फैसला है, बल्कि ये फैसला, फिर मैं यही बात दोहराता हूँ कि ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुशावरत के बाद, कंसेंसस के बाद, दलाइल के बाद, 5-6 घंटों की तफसील मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि हमने बाई इलेक्शन में भी जाना है और हमने सेनेट इलेक्शन में भी जाना है। उसके लिए मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा गया उसकी मस्बत और मनफी पहलू कि अगर हम इस बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। अगर हम बाई इलेक्शन में जाएंगे, हिस्सा लेंगे, तो फिर फ़ायदा और नुकसान क्या होगा। इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। इसी तरह सेनेट इलेक्शन में जाना है या नहीं जाना है, दोनों सूरतों में उसका मनफी पहलू, उसका मस्बत पहलू, हर जाविये से उनका जायज़ा लिया जाता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब ख़वातीन और हज़रात, इस दोनों पार्टियां अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि जी ऑन बोर्ड होंगे, हम सब मिल के फैसले करेंगे, लेकिन होता कुछ और है। जो यहाँ पे ऑब्वियसली वो हमें कुछ और बता रहे हैं। फजल रहमान साहब की नाराज़ी बता रही है कि हो क्या रहा है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मानना पड़ेगा शफात शेख रशीद साहब ने जो बोला था कि दोनों बड़ी पार्टीज के लोग निकल जाएंगे। मुझे मौलाना की टेंशन है, उसका क्या होगा यार। वैसे वाकई शेख रशीद साहब की जो दूरअंदेशी है ना, सियासी बसीरत है। एक ऐसे बंदे को शामिल करते हैं जनाब, जिनका पाकिस्तान में 6 साल से लेकर 96 साल तक हर बंदा फैन है। वसीम बदामी साहब को शामिल करते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि जी क्या हो रहा है। तो बदामी साहब, ये जो तरीके अदम एतमाद पे जो तजवीज़ आई है पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो वो सबका ये सवाल है कि बिलावल के पास नंबर्स होंगे, तो वो ये बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है बिलावल के पास वाकई नंबर्स हैं या उन्होंने महज मतलब पीडीएम को ज़रा टोन डाउन करने के लिए बात की है? ये सवाल बहुत जेन्युइन है। मतलब आप ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल होना चाहिए कि भाई ये काम कैसे होगा, क्योंकि ये तो नंबर गेम है ना, सीधा सीधा। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। भाई सीधा सीधा नंबर गेम है। आपके पास इतना नंबर होगा तो आप हुकूमत गिरा पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं गिरा पाएंगे। अब आखिरी इस तरह की एक्सरसाइज हालिया तारीख में हुई सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद लाने में, उसमें नंबर गेम हक में था तो भी नहीं गिरा पाए, हालांकि ऑन पेपर नंबर गेम हक में था। तो भाई अब तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि नंबर गेम आपके हक में नहीं है, तो ये काम कैसे हो जाएगा। अब आप पीपल्स पार्टी के लोगों को टॉक शोज में देखें तो वो किसी के पास भी इसका वाज़ेह जवाब है ही नहीं कि हम ये काम कैसे कर पाएंगे। कोई कहता है कि जनाब वो हम इत्तेहादियों को कन्विंस कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं बात। तो अब अगर वो पंजाबी में क्या कहते हैं, वो मैं उसको उर्दू में अपने तौर पर कहता हूँ कि अगर अब बात इत्तेहादियों तक आ गई है तो फिर तो ये काम नहीं होने वाला है। तो ये ऑफ कोर्स ये खदशात और ये सवाल बहुत जेन्युइन है। और आज अगर बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी हम अदम एतमाद ले आए, उसके बाद हमारी चाय की प्याली भी जो है वो 10 जलसों से ज़्यादा कारआमद होगी, तो ये मासूमाना सवाल उनसे पूछना बनता है ना कि फिर अब तक 10 जलसे किए क्यों थे भाई। सही, बिल्कुल सवाल तो आपने बिल्कुल तेज किया। लेकिन अब वसीम ने देखा है कि मौलाना फजल रहमान साहब ना काफ़ी नाला नजर आ रहे हैं और उन्होंने इंडिया भी दे दिया कि भाई मैं पीडीएम की सरबराही छोड़ देता हूँ, क्योंकि जो बड़े फैसले करने होते हैं वो तो या तो बिलावल भुट्टो जरदारी करी है, वो मरीम नवाज साहिबा करी, तो फिर आप सरबराही को क्यों नहीं दे रहे थे। सो आपको लगता है कि ये जो बड़ी जमातें हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इम्पोज करिए अपने फैसले उन पर?
جی اچھا دیکھیے ایک تو یہ کہ مولانا صاحب خود تو آف کورس کی تردید کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. یہ بات تو لیکن بہرحال طے ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جماعتیں پہلے دن, جو کہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے, پہلے دن جتنا قریب تھیں آج فاصلے اتنے ہی تو نہیں ہیں, اس سے بہت زیادہ ہیں, یہ تو بات طے ہے. اب مولانا صاحب کے بات بڑی جنون بنتی ہے, میری ایک رائے ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب نومبر 2019 میں مولانا صاحب نکلے تھے تو ایک پریشر بنا اور سارا کچھ ہوا. مولانا صاحب نکلے, پریشر بنا, چیزیں ذرا وہ بھی, لاٹری لگ گئی نون لیگ کی, نواز شریف صاحب کو ریلیف مل گیا, اور بھی ایلیمنٹس تھے, فیکٹرز تھے, لیکن یہ فیکٹر بھی آیا, نواز شریف صاحب کو اس میں ریلیف مل گیا اور نون لیگ کے لیے چیزیں بہتر ہو گئی. پھر پی ڈی ایم بنی, نون لیگ نے, نواز شریف صاحب نے نام لینا, وہ سارے معاملات شروع ہو گئے, پریشر بنا, لاٹری لگ گئی پیپلز پارٹی کی, کیونکہ پھر نون لیگ اپنے معاملات کو جس سطح پر لے گئی تھی تو پھر نون لیگ کا 1-to-1 معاملہ ہو گیا, معاملات ہو گئے ان کے اداروں کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی نے اس موقع پر اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے رکھے, اپنے معاملات درست رکھے, اور دوسری طرف بھی اس وقت یہی بظاہر خواہش یہ تھی کہ ہمارا نون لیگ کے ساتھ معاملہ نیکسٹ لیول چلا گیا, تو اب ہم باقی لوگ ٹھیک ہے اگر سائڈ پہ ہو جائیں ہم اور یہ ہیں, تو لاٹری لگی پیپلز پارٹی کی. لاٹری اگر کسی کی نہیں لگی اب تک, مولانا صاحب کا دھرنا ہوا, نون لیگ کی لاٹری لگ گئی, نون لیگ نے پنگا لیا, پیپلز پارٹی کی لاٹری لگ گئی, نہیں لگی تو مولانا صاحب کی نہیں لگی. اور سڑکوں پر سب سے زیادہ جو پاور ہے اگر کسی کی تو مولانا صاحب, تو اگر وہ آج فرسٹریٹڈ ہیں ان ساری چیزوں پہ تو وہ بالکل بجائے. بالکل. لیکن حکومت کا اعتماد اگر شروع میں پی ڈی ایم کے بننے پہ ہم دیکھ رہے تھے مس مینج ہو رہے تھے جلسے, ایک جلسہ جو کہ ایک دن کی ہیڈ لائن بن سکتا تھا وہ 5 دن کی ہیڈ لائن بن گیا. بہت ساری چیزوں پہ حکومت کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن جیسے جیسے پی ڈی ایم سے خبریں آ رہی ہیں حکومت کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے. کل عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ پی ڈی ایم جو ہے نا یہ ختم ہو گئی ہے اور یہ ہمیں پھنسانا چاہ رہے تھے, خود پھنس گئے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے مطلب کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اب کچھ کر نہیں پائے گی. خیر میں پہلے بات کی اس رائے کا اظہار بھی کرتا ہوں, پہلے دن سے یہ رائے تھی, اب اس کی تکرار کر رہا ہوں کہ وہ نہیں کر پائیں گے ایسا کچھ. تو ظاہر ہے جب آپ ایک اتحاد کا مقصد یہ بنائیں اور گولز کچھ سیٹ کریں, یہ بھی آئی انڈرسٹینڈ, آف کورس وی انڈرسٹینڈ کہ سیاست میں ہر نظر آنے والی چیز وہ ویسی ہی نہیں ہوتی, تو آپ ٹارگٹس عوام میں کچھ اور بتاتے ہیں اور اصل ٹارگٹ کچھ اور ہوتے ہیں, تو آپ بتاتے زیادہ ہی ہیں تاکہ کچھ کم تو مل سکے. تو لیکن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نتیجے میں کچھ شارٹ ٹرم فوائد تو ضرور حاصل ہو گئے تمام تر جماعتوں کو, لیکن یہ حکومت گرانے والی بات, اس کے تو آس پاس بھی کہیں یہ معاملہ نہیں ہوا ہے. تو وہ مقصد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, یہ بتائے گا, جیسے مریم با کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم توڑنے کی حکومتی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. پنجابی میں ہم نے کہاوت بھی سنی ہے نا کہ مولا مارے تھے مولا نہیں مرتے, یعنی کہ مولا جٹ. تو یہاں پہ بھی نا سچویشن کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے. پی ڈی ایم کے اپنے درمیان اتنے اختلافات نظر آ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے فیصلوں کو لے کے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان بڑی جماعتوں کے اپنے فیصلوں نے پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے وہ آلموسٹ ختم کر دیا ہے؟ لیکن پورا تو کر رہے ہیں. مطلب آپ صرف بیانات کا ایک وہ لیجئے تو آپ کو خود وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیانات میں ایک فرق نظر آ جائے گا. یہ تو وہ ہے جو بند کمروں کی ہم بات ہی نہیں کر رہے, جو ٹیلی ویژن میں بیانات کی بات کر رہے ہیں. مثلا 27 دسمبر کو مریم نواز شریف صاحب اپنی تقریر میں کہتی ہیں کہ عمران خان ہاں کہتا ہے کہ ہماری لڑائی ہو گئی یہ ہوگی. بھائی 27 دسمبر کو ہی اسی اسٹیج پر آصف زرداری صاحب لائیو ویڈیو خطاب کرتے ہوئے, خاکسار وہاں موجود بھی تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مرائے مہربانی ہمیں نہ سکھائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے, ہم سے سیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو یہ ہے نا ایک فاصلہ ہے نا اس کا مطلب. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں تحریک عدم اعتماد پہ منا لوں گا. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں, یہ سب آن ریکارڈ ہے نا بیانات, کہ یہ تجویز تو پرانی ہے, اور اگر ایسا یہ تو سینٹ کے الیکشن میں ہم جو ہے وہ یہ کام نہیں کر پائے تحریک عدم اعتماد والے میں. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اگر ہم لائیں تو وہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ حکومت ہی انلیجیٹمیٹ ہے, یہ اس بیانیے کے متصادم ہو جائے گی یہ بات. اب یہ ساری تو وہ باتیں ہیں جو کہ پبلک میں ہو چکی ہیں نا. راجہ پرویز صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم بنا لیں گے ان کو, تو اس کا مطلب یہ کہ اختلافات تو بڑھ رہے ہیں نا, رائے تو بظاہر ہو رہی ہے. تو بہرحال پی ڈی ایم میں فاصلے بڑھ رہے ہیں. ابھی آپ چلیں یہ جملہ نہ کہیے کہ ٹوٹ گئی ہے عملاً, یا یہ کہ جناب دستوں گریباں ہو گئے, لیکن فاصلے یقیناً بڑھ گئے. بہت بہت شکریہ جی. وسیم بدامی ہے پرمغز تجزیے کے ساتھ ہمارے سامنے کچھ حقائق رکھ رہے تھے, اور حقائق کے انالیسس کر رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہیں, آپ دیکھ لیں کوئی ربط بنتا ہے, بڑا انبائسڈ قسم کا انالیسس تھا ان کا. وہ ربط تو جو ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہا. بات سنیں شفاعت, مطلب یہ جو بڑی بڑی پارٹیز ہیں ان کے اپنے نظریے ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے, مطلب اور ان کی اپنی پارٹی میں ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے اندر بھی ہم کہتے دیتے تھے کہ نون نظریہ اور تھا, شین نظریہ اور تھا. تو جب اتنے ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگ آ کے بیٹھ گئے تو کیسے نظریے ان کے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے, اور اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, اور آپ پہ چھوڑیں, آپ پی ڈی ایم کوئی جواب دے اس کا, یا آپ کوئی جواب دے دے اس کا. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
किसी और सवाल के साथ हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में, और अब बात करेंगे हम प्लास्टिक की थैली की। बिल्कुल शफात, जिस पे 1000 बार पाबंदी लगेगी, लेकिन इस पाबंदी के बावजूद ऐसा लगता है कि हुआ कुछ नहीं है। जुर्माने भी किए जाते हैं, लेकिन जूं के तो हम बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी चले जाएं जहां पर पाबंदी लगाई गई थी भाई कि प्लास्टिक की थैलियां नहीं दी जाएंगी, वहीं से सबसे ज़्यादा आपको प्लास्टिक की थैलियां मिलती हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 128 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहाँ प्लास्टिक से बने शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद इन शॉपिंग बैग्स की पाकिस्तान में बहुतात है। और इस्लामाबाद में 14 अगस्त 2019 को प्लास्टिक के थैले इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर आलूदगी फैलाने का सबब बनने वाले इन बैग्स का इस्तेमाल जारी है, ना सिर्फ इस्लामाबाद में लेकिन पूरे पाकिस्तान में। हमजा शफकात साहब जनाब वो हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। हमजा साहब, क्या हुआ है, क्यों बैग्स पे पाबंदी है लेकिन उसके बावजूद प्लास्टिक बैग इस्तेमाल हो रहे हैं, वजह क्या है? इस्लामाबाद में आपको पता है कि प्लास्टिक बैग्स पे जो बैन है वो 2019 के दरमियान में हमने कर दिया था। उसमें बड़ी एक मैसेज हमने कैंपेन भी की, फिर अवेयरनेस का टाइम भी दिया, और अब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज यहाँ पे काम कर रही थी उनको तो हमने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये था कि हम कमर्शियल एरियाज, मराकज़ के अंदर, अर्बन सेंटर्स के अंदर बैन करें। उसमें भी हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए, लेकिन कोरोना की वजह से हमारी क्योंकि फोकस बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर चला गया, और ऑलरेडी क्योंकि इकॉनमी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, तो ये हमारे प्रायोरिटी एरिया से नीचे चला गया। लेकिन अभी रिसेंटली हमने लास्ट मंथ इसके ऊपर एक बड़ी बहुत ग्रैंड मीटिंग की है। तमाम ट्रेडर्स को हमने दोबारा इन्वॉल्व किया है, क्लाइमेट चेंज वाले तमाम मैजिस्ट्रेट, पुलिस, सबको हमने बुलाया है, और दोबारा हम इस कैंपेन को रिवाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द इसके ऊपर हम काबू पा लेंगे इस अगली कैंपेन के थ्रू। हमजा साहब ने देखा कि जब प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाई गई तो मुतबादिल एसेज को बड़े प्लेटफॉर्म पे फराहम नहीं किया गया। जिन लोगों को अवेयरनेस थी ऑफ कोर्स वो कपड़े के बैग पे स्विच कर गए, दूसरे बैग्स पे स्विच कर गए, लेकिन आवामी सतह पर हमने नहीं देखा कि लोगों के पास कोई सेकंड ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो। तो क्या इंतजामिया इस हवाले से काम कर रही है? जब हमने पहले प्लास्टिक बैग्स बैन किए तो उसमें 3-4 किस्म के इनिशिएटिव हमने लिए थे ताकि लोगों को ऑल्टरनेट मुहैया किया जाए। हमने खुद बजाते खुद प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर 2 से 2.5 लाख के करीब बैग्स जो हैं कपड़े के बने हुए हैं या कोई बोरी के बने हुए हैं या पुराने कपड़ों से बने हुए हैं, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट तकसीम किए। साथ ही साथ अब ये है कि देखें, हुकूमत तो इसका सारा बर्डन नहीं उठा सकती। पूरी दुनिया के अंदर अब यही कॉन्सेप्ट है कि इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए लोगों को अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। ये कि लोगों के घरों में जाके अगर हम फ्री बैग्स देना शुरू कर दें तो ये तो मसले का हल नहीं है। इंतजामिया के और क्या काम है, क्या इस पे फंड लगाया जा सकता है, ये लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है, और वो आप भी करें, हम भी करें। और बेस्ट तरीका यही है कि लोग खुद अपनी आदत को बदलें। अगर वो आदत को बदलेंगे तो खुद ब खुद ये प्लास्टिक बैग्स बेचने वाले भी इधर से चले जाएंगे, और हमें को बहुत ज्यादा सख्ती किए बगैर, इकोनॉमी को हर्ट किए बगैर हम बेचने की तरफ एब्सोल्युटली एग्री। हम वर्ड टू वर्ड, इंतजामिया का काम नहीं है कि जाके लोगों के घरों में कपड़े के थैले दे। और आज से कुछ अर्सा पहले तक, यानी 20-21 साल पहले तक, जबकि थैली इतनी आम नहीं हुई थी, लोग वो प्लास्टिक की पच्छी ही लेके जाते थे, वो प्लास्टिक की टोकरी लेके जाते थे सौदा लेने के लिए, और सिवाय केमिकल्स वगैरह के जो कि प्लास्टिक की थैली में मिलता था, बाकी सारा सामान पच्छी में ही आता था। अब जरा ये बताइएगा कि जो कारखाने हैं वो तो अभी तक काम कर रहे हैं, और वो कारखाने जो हैं वो जाहिर है रोज़ाना की बुनियाद पे अराउंड आधा टन प्लास्टिक की थैली प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, और वो मार्केट में सर्कुलेट भी हो रही है। क्या ऐसा मुमकिन है कि थैली की फैक्ट्री को कंट्रोल कर दिया जाए, उनकी प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए, और इस तरह से जो थैली का फ्लो है आलूदगी में उसमें कमी लाई जा सके? इस्लामाबाद के अंदर अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी प्लास्टिक बैग्स का कारखाने नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के प्लास्टिक बैग्स आते थे पिंडी से, अटक से, और वहाँ पर तो जैसे हमारे पहले अंदाजा था कि यहाँ लाखों लोग हैं जिनकी रोजी इससे जुड़ी हुई है। और क्योंकि पंजाब में ये अभी तक बैन नहीं किया गया था, लेकिन हमने फिर उनकी इंपोर्ट इस्लामाबाद के अंदर बैग करना शुरू की। स्पेशल ब्रांच और पुलिस के थ्रू नाके लगाना शुरू किए कि जो बैग इस्लामाबाद के अंदर आ रहे हैं ट्रकों के थ्रू या गाड़ियों के थ्रू, हम उनको पकड़ना शुरू करें। उसमें भी हम काफ़ी कामयाब हुए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कोरोना की वजह से ये काफ़ी हमारे प्रायोरिटी एरिया में नीचे चला गया। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हमारे रेडार पे आ गई, लेकिन अभी हम दोबारा इस पे काम शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह फरवरी के महीने में दोबारा से इंशाल्लाह ये कम्प्लीटली अबॉलिश होगा। इंशाल्लाह फरवरी के महीने तक ये कम्प्लीटली अबॉलिश हो जाए, क्योंकि ये माहौल दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। और ना सिर्फ ये प्लास्टिक की थैलियाँ बल्कि प्लास्टिक के डब्बे जो हम इस्तेमाल करते हैं ये भी यकीन माने हमारे माहौल के लिए उतने ही बुरे हैं। और जैसे शफात आप हवाला दे रहे थे ना, अगर हम 1970-1960 वगैरह की बात करें
تو یہ پلاسٹک کی تھیلیوں کا ایسے وجود نہیں تھا. لوگ کپڑے کی تھیلیاں استعمال کرتے تھے جو کہ اب ایک طرح سے فیشن میں بھی آ گئے. فیشن سمجھ کے اس کو دوبارہ استعمال کریں. دودھ دہی کی دکان میں بھی جاتے تھے تو گھر سے برتن لے کے جاتے تھے. اس میں سے کیا بات ہے؟ گھر سے رومال لے جاتے تھے, روٹیاں لے آتے تھے. یس, ہم اپنے بچپن میں رومال میں روٹیاں لاتے رہے ہیں, وہ برتن میں جو ہے دہی لاتے رہے ہیں, اور پچھی میں سبزیاں لاتے رہے ہیں. سو دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. مطلب سبزیوں کی علیحدہ باسکٹ آتی تھی, پھلوں کی علیحدہ باسکٹ آتی تھی, تو وہ اتنی اچھی لگتی تھی. ایگزیکٹلی جی, بالکل, اور یہ ہونا چاہیے, ریوائیو ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جناب, کدھر جائے؟ شفاعت آگے ذرا بڑھ جاتے ہیں اب کوئٹہ کی جانب. آپ کو پتا ہے کوئٹہ میں اس وقت کتنی ٹھنڈ ہے, لیکن اس ٹھنڈ کو کم کرنے کے لیے کوئٹہ میں کوئلوں پہ دہکتا ہوا ایک کہوا ہے جو کہ روح کو بڑی تسکین دیتا ہے. وہ بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے اس سردی کی شدت کو تھوڑا کم کرنے کے لیے. ARY نیوز کے نمائندے عزیر الرحمان کاکڑ اس حوالے سے بتا رہے ہیں. تو جناب آپ نے دیکھ لیا کوئٹہ کا کہوا کوئلوں پہ پکا ہوا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, جائے کہوا پی کے آئیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے, یہ اپنے اندر کے شاہ رخ خان کو پلیز ذرا کنٹرول کیجئے, کیونکہ میں بہت ہی کمال کھیل کی بات کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں جناب کہ بلوچستان میں پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے. پارکور کا کھیل جناب ایک ایسا کھیل ہے کہ جو دیکھنے میں تو بڑے مزے کا لگتا ہے, لیکن جب یہ کرنا پڑ جاتا ہے نا تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے. یس جناب, ہم بات کر رہے ہیں پارکور کی. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لپکتے پلٹتے, پلٹ کر جھپکتے اور لچکتے یہ نوجوان جو کہ اسپائڈر مین کی صورت میں بلڈنگ کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں, جہاں ان کو سیدھی زمین ملتی ہے یہ کلبازیاں اور کینچیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ کھیل ہے جناب, یہ کھیل ہے جو کہ باقی دنیا میں تو لوگ اسکائی اسکریپرز کے اوپر یوں ایسے چھتیں ٹاپتے ہوئے کھیلتے ہیں, لیکن یہ ہمارے ہزارہ بوائز جناب کوئٹہ کے علاقے ہزارہ میں جناب, انفیکٹ کوئٹہ میں جناب یہ کھیل جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور بڑے محدود وسائل کے ساتھ بڑا انٹرنیشنل لیول کا پرفارم کر رہے ہیں. فرحاد حسین ان کے مینیجر ہزار پارکور کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنے پورے کرو کے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ فرحاد ہمیں وقت دینے کے لیے. فرحاد, یہ آپ کے سامنے ہم پیچھے 8 بندے دیکھ رہے ہیں, یہ کیا سین ہے, کیا گیم کھیل رہے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو اس شو میں بلایا ہے. تو ہم لوگ یہ ہزارہ پارکور بوائز ہے, میرا نام فرحاد ہے, تو ادھر ہم لوگ آئے ہوئے تھوڑا سا شوٹنگ کے لیے. اوکے صحیح. اچھا یہ بتائیں, یہ آپ لوگوں کا یہ گروپ کب بنا فرحاد؟ کب سے جو لڑکے ہیں وہ اتنی زبردست پارکور کی ایکٹیویٹیز میں جنہوں نے حصہ لینا شروع کیا, کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ یہ تقریباً 2003 سے ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہوا تھا, کیونکہ ہم لوگ ویڈیوز دیکھ کے اس کو سیکھے ہوئے, ہم لوگ ایسے ہالی ووڈ موویز دیکھے ہوئے, تو اس میں تھوڑا سا اسٹنٹ جو تو ہم لوگوں نے وہ دیکھ کے اس سے انسپائر ہو کے ہم لوگوں نے یہ خود سیکھ لیا, پاکستان میں اس کو لے کر آیا. تو ہم لوگ یہ اس کو جو مطلب فرحاد شروع کوئی کیا آپ تھا, کا آغاز ہم لوگوں نے ہی کیا ہوا تھا. پروفیشنل ٹرینر نہیں ہے, آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہ ہالی ووڈ کی فلموں سے سیکھا ہے, اور سب کچھ وہ کہتے ہیں نا اپنی مدد آپ کے تحت ہی سیکھا ہے. جی اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگوں نے اپنے بلبوتے سیکھے ہوئے. کافی انجریز بھی ہم لوگوں کو ہو چکے ہیں اور ابھی ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے. فیسلٹیز ہوتے تو ہم لوگ اور پھر اور اس کو مزید پھیلا سکتے تھے. That's incredible. اچھا باقی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو پارکور کی جو گیم ہے, یہ لوگ اسکائی اسکریپرز کے اوپر, یہ ٹاپی بلڈنگ, یہ اس چھت سے اس چھت کے اوپر, یہ مطلب روڈ کا استعمال ہی نہیں ہوتا, استعمال صرف چھتوں کا ہوتا ہے. یہ گلی میں 2 گھر آمنے سامنے, ایک گھر سے ٹاپ کے سیدھا اگلے گھر میں, تو یہ والے گیم آپ لوگ کرتے ہیں کوئٹہ میں؟ جی بالکل, ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, کیونکہ اس میں وہ جو ڈسٹینس کو بہت چھوٹا کرتے ہیں اور روٹیشن کے ساتھ. اچھا تو فرحاد ایسا نہیں ہوتا کہ نیچے والے گھروں نے بعد میں کمپلینٹ کی ہو, آپ کو بتایا ہو یار آپ کو پتا ہے ہمارے گھر میں جنات ہیں, وہ اوپر جا کے ہمارے گھر میں چھتوں پہ چھلانگے مارے ہوتے؟ کافی مرتبہ ہو چکے ایسے ہم لوگوں کے ساتھ, ہم لوگوں کو بگایا ہے گھر کے اوپر سے. چلے اپنے گھر میں ٹاپتے کودتے ہیں. اچھا ہم چاہتے ہیں ذرا اب کچھ پرفارمنس ہمارے سامنے, کچھ پرفارمنس ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین بھی جو ہیں اس سے محظوظ ہوں. جی ضرور. اوہ کیا یہ ساتھ میں ذرا فرحاد ہمیں بتائیں بھی یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کون سے سٹنٹس ہیں؟ لائیو کامنٹری چاہیے آپ کی.
ये हम लोग बेसिकली ये जो है पार्कोर कर रहे थे, रोटेशन अपने मकसद में पहुंचने के लिए इसको इंस्पायर करते हैं सबको That's incredible. That's incredible. स्टंट करके। Amazing control यार, कमाल है। This is amazing. This is amazing. तो फरहाद आप मैनेज कर रहे हैं इनको, तो क्या आप लोग कोई प्लेटफॉर्म से जाके, दीगर प्लेटफॉर्म से भी जाके परफॉर्म करते हैं? जी सर, काफ़ी जगह हम लोग गए हुए हैं परफॉर्म के लिए, तो अभी भी शो आ रहा है, इधर उधर हम लोग चलते हैं। अच्छा फरहाद, मुझे ये बताएं, अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहे तो क्या उसका मेरिट होता है जनाब, कि आप ये देखते हैं कि जो ऑलरेडी घर की छतें कूदने में, टापने में एक्सपर्ट है, वो आपको ज्वाइन कर सकता है, या फिर कोई भी आपके पास आ जाए तो आप उनको ट्रेन कर देते हैं? जी बिल्कुल, हम लोगों के पास अभी नए हम लोग क्लब अपना बना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास नहीं था, हम लोग खुद स्टूडेंट हैं, हम लोगों के पास इतना बजट नहीं है कि हम लोग कुछ कर सके अपने लिए, बस अभी तक जो किया है बस इतना ही कर सका है हम लोग, और अभी इस खेल को और मज़ीद फ़रोग़ दे रहे हैं हम लोग, वर्कशॉप्स रखेंगे, इसमें जो भी हम लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग ज़रूर आए। इसमें एक वो लोग भी है ना जो एक्सक्यूज़ बता रहे हैं कि हाँ मेरा ओवर वेट हुई है, वो मैं खुद भी, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग भी खेलता हूँ, मेरा वेट भी बहुत बड़ा है, ज़्यादा है, 90 kg के आसपास हूँ, तो मैं खुद भी ये करता रहता हूँ। तो फरहाद, आप मतलब माशाल्लाह, अगर आपने इतना वेट गेन किया हुआ है और वेट पुट ऑन किया हुआ है, इंजरीज का डर कितना ज़्यादा है इस गेम? जी सर, इसमें इंजरीज तो खामखा बहुत ज़्यादा है, अभी भी लड़के नहीं आए इसी वजह से, क्योंकि उन लोगों को इंजरीज हुआ है, फैसिलिटीज़ नहीं, इसी वजह से हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इंजर होते हैं। अगर हम लोगों के पास और ज़्यादा फैसिलिटीज़ आए, अगर क्लब आ जाए तो और हम लोग कर सकते हैं। और डेफिनेटली इसमें जो चीज़, एक जो मिसिंग एलिमेंट है वो इसका कमर्शियल नौयत पे होना है। ये एक्ट हो कमर्शियल में, आपको कॉर्पोरेट्स बुलाएं जी, आप स्टेज पे आके अपने एक्ट्स परफॉर्म करें, या किसी भी जैसे ऐड का हिस्सा बन जाए। बीटीएल एक्टिविटीज हो रही हैं इतनी जगह पे, आप किसी एक बीटीएल एक्टिविटी में, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो खुद को एनर्जी से रिलेट करते हैं, यूथ से रिलेट करते हैं, व्हाट एल्स कैन बी डन? मतलब ये तो यूथ, एवरीबॉडी वांट्स टू एसोसिएट देमसेल्फ विद दिस एनर्जी, इस पे बन सकती है, तो इसको फरोग मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी, फरहाद हमारे साथ मौजूद थे। और अब हम आपको सीधा जनाब, क्योंकि देखा कि इतना कमाल का ये एक गेम है, लेकिन मसला सिर्फ ये कि प्रोफेशनल ट्रेनर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है और कमर्शलिज्म का अंसर यहाँ पे मिसिंग है। अब हम आपको सवात लिए जा रहे हैं सीधा जन्नत नज़ीर वादी सवात में, जहाँ 2000 साल के कदीम आसार दरियाफ्त हुए हैं, जो अपनी नौयत के काफ़ी मुनफरिद आसार और सवाल से हमें बता रहे हैं शहजाद आलम। कुषाण पीरियड के ये आसार हैं जनाब, और ये वो सल्तनत थी, कुषाण एम्पायर वो थी जो कि एक तरफ बाक्तरा यानी कि जो आजकल बुखारा कहलाता है, और एक तरफ बंगाल, एक तरफ सिंहक्यांग और एक तरफ ठट्ठा तक फैली हुई थी। और इस एम्पायर का कैपिटल वॉज पेशावर, और बहुत सारे सब कैपिटल्स भी थे, इंक्लूडिंग भारतीय पंजाब में कुछ इलाके हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर एंड इंक्लूडिंग स्वात एज वेल। सो बहुत सारे आसार कदीमा यहाँ से मजीद मिल सकते हैं, और ये वो हिस्ट्री है जो कि रिवाइव करने की बिल्कुल। शफात, टूरिज्म इससे बढ़ेगा। शफात, अभी मेरे ख्याल से जाते जाते मैच के हवाले से भी थोड़ी बहुत अपडेट्स देते चले, क्या तीसरा दिन था टेस्ट मैच? जी जनाब, पाकिस्तान हो गया है ऑल आउट। थोड़ा सा आपको मैच के मनाजिर भी दिखा दें जनाब, क्योंकि पाकिस्तान ने 158 रन की लीड ले ली है। 158 रन की लीड लेने के बाद पाकिस्तानी टीम जनाब जो 378 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है, बहुत बड़ी लीड है, और बॉलर्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फुल ऑन है, तो इसमें साफ लग रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से मैच में छाया हुआ है। कराची की विकेट है जनाब, लेट्स सी क्या करती है ये कराची की विकेट अगले दिनों में, क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स जो हैं वो बड़े माशाल्लाह खानदानी, बड़े असील, बड़े नसील किस्म के मौजूद हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं वो। बिल्कुल शहबाज, साथ में जब ऐसी बातें आप करते हैं ना, साथ में माशाल्लाह माशाल्लाह बोलते हैं ताकि नजर ना लगे, और अल्लाह करे फवाद आलम ने जो मेहनत की है, हमारे बल्लेबाज जो है ना वो फवाद आलम को पूरे सवाले से साथ भी दें। यहाँ पर अब वक्त हो गया है इजाजत लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से दूर रहिए। अल्लाह हाफिज।
Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.